हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करें आइसोमेरिज्म के थर्ड लेक्चर की। इसके पहले के दो लेक्चर्स मैंने बता दिए थे। उन दोनों लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले मैंने बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट नेम, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर आपने इन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, तो ये आपको वीडियो के लेक्चर में वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से देख लीजिएगा। इसमें दो लेक्चर्स मैंने बताए थे। पहला लेक्चर जो मैंने बताया था उसमें मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कई पार्ट्स, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था। दूसरा जो लेक्चर मैंने आपको बताया उसमें टॉटोमेरिज्म के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था, उसको आप देख सकते हैं। आज हमारा जो फोकस होगा वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। खास करके मैं आज बात कर रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म। अब इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वहां भी सेम था, उसमें भी। अब देखिए यहां दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, यहीं से ध्यान देने वाली बात। और जब स्ट्रक्चरल सेम है तो इसका मतलब इसका बेसिक नेम भी सेम है। हाँ, यहां चेंज क्या है, इसमें ओरिएंटेशन चेंज है। ओके, ओरिएंटेशन चेंज है बस। तो अब ध्यान दीजिए, ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं एथेन का। अब देखिए एथेन का एग्जांपल लेके चलते हैं। ये देखेंगे इथेन, क्या फार्मूला था इथेन का, CH3CH3। ओके, मतलब C2H6। अब देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ये इसको ओपन करते हैं। ये कार्बन है और इस कार्बन से, अब ये देखिएगा, अब इस कार्बन से 3H लगा लीजिए, ये H लगा लेते हैं। ठीक है, यहां भी H लगा लीजिए। इस तरह से हमने यहां पर 3H लगा लिए, ऐसे यहां भी 3H लगा लीजिए। अब ये इथेन का ओपन स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखिए ओरिएंटेशन कैसे चेंज करेंगे वो देखिएगा। क्या देखेंगे हम लोग, यहां पर ये जो कार्बन देख रहे हैं, इस कार्बन और इस कार्बन की, ये देखिए ये कार्बन है और ये कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में अगर हम सिंगल बॉन्ड को इसको रोटेट करें, इसको रोटेट करेंगे तो ओरिएंटेशन चेंज होगा। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, कारण क्या है, ये 3D टॉपिक है। तो चलिए 3D टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3D मॉडल ये लेके आए हुए हैं, आप इसको देख के चलेंगे, इससे समझेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए यहां पर आपके सामने एक ये मॉडल ये दिखाई दे रहा है, बॉल स्टिक मॉडल है। ठीक है, अब इस बॉल स्टिक मॉडल को देखिएगा, यहां पर आप इसको कंपेयर करिए तो इससे ऐसे समझिएगा, ये वाला कार्बन हो गया इथेन का, एक कार्बन, एक ये कार्बन, दो कार्बन हो गए। अब यहां पर ये 3 हाइड्रोजन इधर हो गए, ये 3 हाइड्रोजन इधर हो गए। ओके, ठीक है, यहां समझ में आ गया। अब हम कर क्या रहे हैं, इसको अपने कैमरे के सामने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप अपने सामने से देखेंगे तो आप देखेंगे ये वाला येलो पोर्शन, मतलब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहा है, मतलब इस तरह का ओरिएंटेशन है। अब हम कर क्या रहे हैं, इस सिंगल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को यहां पर रोटेट करते हैं। जब इसको रोटेट करते हैं तो देखिए क्या होने वाला है। अब ये देखिए रोटेट करते जाते हैं, ये ऐसे रोटेट करते जाते हैं तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाते चले जाते हैं, ऐसे बनाते जाइए, रोटेट करते चले जाइए। ठीक है, तो ये क्या है, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। ये जो नए नए ओरिएंटेशन से स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, इन्हीं को कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। ये तो समझ में आ गया, ओरिएंटेशन का सेंस यहां पर यही है, ओरिएंटेशन। ठीक है, ये बात तो यहां आपको क्लियर हो चुकी है कि ओरिएंटेशन में कैसे हम लोग चेंज करते हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या होगा, नेम नहीं चेंज होगा। नेम नहीं चेंज होगा तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम रहती है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, फिजिकल में स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है। अब बात करते हैं, इसमें देखेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, इसको समझने जा रहे हैं। तो देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉन्फ़िगरेशनल, दूसरा है कन्फर्मेशनल। अभी कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल में क्या डिफरेंस है वो देखिएगा। कॉन्फ़िगरेशनल में क्या होता है, इसमें स्टीरियो सेंटर की बात आएगी। इसमें किसके बारे में बात करेंगे, स्टीरियो सेंटर के बारे में बात करेंगे। तो चलें देखेंगे स्टीरियो सेंटर क्या चीज है। ये देखेंगे स्टीरियो सेंटर समझने जा रहे हैं और ओरिएंटेशन समझने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पर अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ब्यूटीन का, देखिए ये है एग्जांपल है ब्यूट-2-ईन का। ओके, ब्यूट-2-ईन। अब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए ब्यूटीन का। ये देखेंगे CH3, ध्यान से देखेंगे, CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए ओरिएंटेशन समझाने से पहले स्टीरियो सेंटर समझना होगा। अब यहां पर ये जो कार्बन है, ये वाला जिसको हम ग्रीन से सर्किल कर रहे हैं, ये वाला कार्बन और ये कार्बन, ये है हमारा स्टीरियो सेंटर है, ये है हमारा SC स्टीरियो सेंटर। अब कैसे डिसाइड होगा स्टीरियो सेंटर, ध्यान से देखिएगा। क्या होगा कि अगर इस कार्बन के अलोंग ये देखेंगे, ये कार्बन है और ये कार्बन, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ओके, अब देखेंगे, ठीक है,
अब इससे H लगा हुआ, यहाँ H लगा लीजिए, यहाँ H लगा लिए, इसमें भी H लगा लीजिए, और इन दोनों कार्बन से लगा दीजिए मिथाइल ग्रुप CH3 लगा दीजिए। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ भी CH3 लगा लीजिए। ये क्या है? ब्यूटुइन। देखिए काउंटिंग करेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ब्यूटुइन हो गया। ठीक है, अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहाँ पर क्या करते किसी एक स्टीरियो सेंटर में, चलिए नंबर देते, ये नंबर 2 है स्टीरियो सेंटर, ये नंबर 3 है। अब मान लीजिए हम नंबर 3 की बात करते हैं, ये जो नंबर 3 है इसमें ये CH3 और H को चेंज कर देते, ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। ये देखेंगे अब क्या करने वाले हैं हम, ये देखेंगे C डबल बॉन्ड C, और ये नंबर 2 था, ये नंबर 3 था। अब 3 वाले में H जो नीचे था उस H को ऊपर कर दीजिए, और जो मिथाइल ऊपर था उसको नीचे कर दीजिए। तो 2 में चेंज कर दिया, 3 में चेंज कर दिया, 2 में चेंज नहीं किया। तो अब देखिएगा अब क्या होगा, नेम तो वही है। देखिए इसका भी नेम देखिए ब्यूट 1 2 3 4 ब्यूटुइन। ये जो सेकेंड वाला है ये भी ब्यूटुइन है, फर्स्ट वाला ये भी ब्यूटुइन है। लेकिन दोनों में क्या देखा आपने, नेम नहीं चेंज हुआ है, नेम नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हो गया। पहले क्या ओरिएंटेशन देख रहे थे, ये वाला मिथाइल और ये मिथाइल सेम साइड आ रहा था, ये दोनों सेम साइड आ रहा था। अब यहां पर देखिए ये मिथाइल CH3 और ये मिथाइल अपोजिट प्लेन पे आ रहे हैं। क्लियर हो रही बात? तो अगर आप ये बात नहीं समझ पाए हैं तो आइए फिर से दिखाते हैं इसको 3D मॉडल से। ये देखेंगे, अब यहां पर एक एग्जांपल हम आपके सामने लेके आए हैं। ये देखिएगा, यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन कार्बन हो गया। अब इसमें देखिएगा ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया। ठीक है, ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया। अब हम कर क्या रहे हैं, किसी एक को, ये स्टीरियो सेंटर हो गया, किसी एक स्टीरियो सेंटर में हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं। चलिए इधर का चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको ऊपर कर लेते हैं, यहां पर ऊपर कर लेते हैं, और इसको नीचे कर लेते हैं। अब ये देखिए इस तरह से ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो ये ओरिएंटेशन चेंज, कंपाउंड वही रहा, नेम वही रहा, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि कॉन्फ़िगरेशनल में क्या होगा, स्टीरियो सेंटर आएगा, और जो ओरिएंटेशन होगा अलोंग द स्टीरियो सेंटर वहीं के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें करते कैसे चेंज, ओरिएंटेशन कैसे चेंज किया, आपने क्या नोटिस किया यहां पर, बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म। इसमें बॉन्ड ब्रेक करते हैं और बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। तो देखें कैसे बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, कैसे बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। अभी आपने देखा यहां पर इसके में हमने क्या किया, इसको तोड़ा, यही ना तोड़ा। देखिए स्टीरियो सेंटर से बॉन्ड को तोड़ते हैं, और ये देखिए ये स्टीरियो सेंटर है, यहां से तोड़ा था, यही लगाया। जहां से तोड़ते हैं वहीं लगाते हैं, खाली ओरिएंटेशन चेंज करके लगाते हैं। क्लियर हो रहा है इस बात को? तो कॉन्फ़िगरेशनल में क्या होगा, जहां बॉन्ड तोड़ेंगे वहीं लगाएंगे, जबकि स्ट्रक्चरल में क्या होगा कि बॉन्ड को जहां तोड़ते वहां नहीं। देखिए मान लो सपोज यहां तोड़ के अगर यहां चेंज कर देते तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक स्टीरियो सेंटर से दूसरी स्टीरियो सेंटर में चले गए हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, उसी स्टीरियो सेंटर में लगाएंगे। अब देखेंगे इसमें कितने, देखें फिक्स्ड नंबर ऑफ आइसोमर्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अब आप देख रहे हैं इसमें ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर 2 बन जाएंगे, बिल्कुल जो 2 बन जाएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वही रहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा स्टीरियो सेंटर। ठीक है, अब देखेंगे स्टीरियो सेंटर के हिसाब से अगर बात करते हैं तो यहां पर देखें, यहां पर 2 टाइप के हैं, 2 टाइप के आइसोमर्स मिलेंगे। एक ज्योमेट्रिकल, जो कि आपके सामने ये दिखा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल डबल बॉन्ड है, और यहां पर स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर में बॉन्ड को तोड़ते हैं फिर वही लगाते हैं। ठीक है, एक दूसरा भी आप देखेंगे, एक एग्जांपल उसको भी दिखा देते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, ये यहां भी देखिएगा, इसको एग्जांपल के तौर पर, इसको पहले बाद देखेंगे, पहले यहां पर देखें, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये लेते हैं एग्जाम्पल, ये कार्बन है। ओके, ये कार्बन है। अब इस कार्बन से देखेंगे, इस कार्बन से हम क्या करने वाले हैं, यहां 4 देखिए, ये A जोड़ देते हैं, ये B जोड़ देते हैं, और ये C लगा देते हैं, और इसको हम E कर लेते हैं। चलिए ABCE। ठीक है, अब यहां आप देखिएगा चारों डिफरेंट हैं। तो ये जो है, ये वाला कार्बन हमारा क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा SC। क्या हो जाएगा, स्टीरियो सेंटर। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन में स्टीरियो सेंटर की इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहां पर ये स्टीरियो सेंटर हो गया। अब इसमें चारों अलग अलग हैं। अब हम करते क्या हैं, देखिए ये वाला है, ये मेरे हिसाब से राइट साइड है, R लिख देते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग क्या है, लेफ्ट साइड है। अब हम कर क्या रहे हैं, और ये स्टीरियो सेंटर है। अब इस वाले बॉन्ड को, ये E जो जुड़ा है, जो राइट साइड में, उसको लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट वाले को राइट कर देंगे। देखिए यहां पर, ये देखिए बना के दिखाते हैं आपको। अब ये देखेंगे, ये C हो गया, और
ये ए को एज यूजुअल जैसे वैसे रहने दीजिए, ठीक है, सी को वैसे रहने दीजिए यहां पर। अब ये ई जो है राइट साइड, अब यहां ई इधर लगा लिया, अब ये ई किधर आ गया, ये लेफ्ट साइड आ गया, और जो बी था अब उसको मैंने यहां पर कर दिया राइट साइड। तो आपने ओरिएंटेशन यहां चेंज किया है। बॉन्ड जहां तोड़ते, देखिए ये स्टीरियो सेंटर वहां से बॉन्ड को तोड़ा है और जहां तोड़ते वहीं लगाते, सिर्फ इस डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसी बात को यहां पर देखेंगे। अब ये देखिएगा, जैसे सपोज दैट ये है, अब हम ओरिएंटेशन में इसको अगर तोड़ के इधर से उधर लगा दे, उसको इधर, देखिए आप अपने सामने से देखिएगा। अब ये ग्रीन वाला पोर्शन आपके जो भी लेफ्ट पड़ रहा राइट पड़ रहा आप देखिएगा, तो ये ग्रीन वाला येलो वाला हम इसको तोड़ के इधर लगा देंगे, ये वाला तोड़ के इधर लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, तो एक न्यू स्टीरियो आइसोमर बन जाएगा। और इस टाइप वाले आइसोमर्स को हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्टिकल। तो अब आपने देखा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों में स्टीरियो सेंटर की बात आएगी। इसमें डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। यहां बात तो क्लियर हो गई है। तो चले अब देखते हैं कन्फर्मेशनल में। कन्फर्मेशनल में जो कि भी बता चुके हैं, हम आपको कुछ देर पहले ही बताए थे क्या कि इसमें स्टीरियो सेंटर की जरूरत नहीं होगी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टीरियो सेंटर, ठीक है, ओके। और इसमें क्या होगा, इसमें भी ओरिएंटेशन तो चेंज होगा, कहां से होगा, अलोंग द सिंगल बॉन्ड, जो कि मैंने बताया था पहले ओरिएंटेशन, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनाने के बारे में ये बता चुके हैं। तो इसमें रोटेशन करना होता है, तो रोटेशन कैसे करते हैं, सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग करते चले जाते हैं, और इसमें कोई सिमेट्री की बात नहीं आएगी, रोटेशन करते जाएंगे, अलॉट ऑफ आइसोमर्स बनाते चले जाएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। तो चले, ये तो मैंने आपको बता दिया कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल में डिफरेंस क्या है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके बारे में, किसके बारे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइए देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड आर साइक्लिक कंपाउंड। देखिए रिंग होना चाहिए या डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब डबल बॉन्ड किसके किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, देखिए यहां डबल बॉन्ड होना चाहिए, देखिए यहां डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, या मे बी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, या मे बी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि यहां पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है रिंग होनी चाहिए। अब देखें, ये देखिए 3 कार्बन की रिंग हो गई है, या मे बी 4 कार्बन की रिंग हो जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन साइक्लिक होने चाहिए। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, टू डिफरेंट ग्रुप्स आर एटम एट द स्टीरियो सेंटर। आइए अब स्टीरियो सेंटर बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा स्टीरियो सेंटर कैसे बनाते हैं। ये देखेंगे, सपोज दैट अगर हम बात करते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड है, पहली कंडीशन लगा दिया। अब इसको स्टीरियो सेंटर बनाना है। स्टीरियो सेंटर कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। हम यहां पर क्या करेंगे, इससे दोनों अलग जोड़ दीजिए, ये ए अलग कर दीजिए, ये बी अलग कर दीजिए, तो ये बन गया, ये क्या बन गया, ये स्टीरियो सेंटर हो गया। ए बी अलग अलग है ना। अगर बात करते हैं यहां पर, ये कार्बन डबल बॉन्ड तो है, लेकिन अगर यहां ए जोड़ देते हैं, यहां भी ए ही जोड़ देते हैं, तो ये नो स्टीरियो सेंटर, ये स्टीरियो सेंटर नहीं है और ये स्टीरियो सेंटर है। तो देखिए यहां पर कंपेयर करना है, इसलिए कम से कम 2 स्टीरियो सेंटर चाहिए, ठीक है, 2 स्टीरियो सेंटर चाहिए। इसका मतलब इसमें यहां से स्टीरियो सेंटर तो है, लेकिन इसमें स्टीरियो सेंटर नहीं है। तो देखिए 2 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम एट स्टीरियो सेंटर। चलें अब देखें इस बात को यहां पर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, तो देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। अभी मैंने बताया ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें नजर आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो एल्कीन की बात आ जाएगी। जब कार्बन नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये आ जाएगा ऑक्सिन कंपाउंड्स। जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये आ जाएंगे एजो कंपाउंड्स, ओके। तो अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये देखिएगा अब इस केस में आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड भी है और ये हमारा स्टीरियो सेंटर भी है। अब ये जो स्टीरियो सेंटर ये दिख रहा है, ये स्टीरियो सेंटर है। अब इस स्टीरियो सेंटर के इधर देखेंगे, ये हमारा ए है, ठीक है, ये ए है और ये ए है। दोनों स्टीरियो सेंटर में ए सेम है ना, वो भी कहाँ है, ऊपर है, एबव है। तो सेम ग्रुप सेम साइड, क्या बोले, सेम ग्रुप, ये सेम ग्रुप है और कहाँ है, सेम साइड है। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड मिल जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे सिस। उसको क्या नाम देंगे हम, सिस आइसोमर कहेंगे। क्लियर हो गया। अब इसको देखिएगा, यहां पर सेम ग्रुप तो है, ये देखिए ये ए और यही वाला ए, ओरिएंटेशन चेंज हुआ। अब देखिए यहां पर आ गया, कैसे किया होगा, स्टीरियो सेंटर के बॉन्ड को तोड़ के इधर उधर जोड़ दिया, एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखें सेम ग्रुप कहां चले गए हैं, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप
अपोजिट साइड। ओके, तो जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड चले जाएंगे तो इस तरह के आइसोमर को हम क्या नाम देंगे? ट्रांस आइसोमर देंगे। ये तो मैंने बेसिक बता दिया। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, देखेंगे ये क्या है, 1,2-डाइक्लोरोएथीन। 1,2-डाइक्लोरोएथीन का स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाते हैं? देखिए यहां पर ये देखेंगे CHCl डबल बॉन्ड CHCl। अब देखेंगे यहां पर ये वाला कार्बन हमारा स्टीरियो सेंटर है, ये वाला है और ये डबल बॉन्ड भी है। ये स्ट्रक्चर देखेंगे। अब ये देखेंगे इस केस में क्या देखा, स्टीरियो सेंटर यहां हमारा हो गया। अब इस स्टीरियो सेंटर में ये वाला क्लोरीन, ये क्लोरीन दोनों सेम साइड हो गए। जब दोनों सेम साइड आ गए तो इसके अकॉर्डिंग या हम H की बात करें तो ये देखिए H सेम साइड आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिस आइसोमर। ऐसे अगर बात करते हैं यहां पर देखिएगा, यहां पर ये Cl और ये Cl और ये Cl दोनों सेम ग्रुप्स हैं, लेकिन कहां है? अपोजिट, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। मतलब अगर प्लेनर देखेंगे तो एक इस साइड होगा तो एक इस साइड होगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जो मैंने बताया था। ठीक है, ये क्या है आपका? सीसी तो है। अब इसको चेंज कर लीजिएगा तो ट्रांस हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना? तो चले, ये तो समझ में आ गया। ओके, अब देखें तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस केस को देखेंगे। इस केस में बताएं ये सिस है। कैसे है भाई सिस? देखिए यहां पर सिस कैसे डिसाइड किया गया है। देखिए यहां ये एक्स, ये देखिए यहां पर ये ए और ये ए दोनों सेम ग्रुप हैं। यहां से तो डिसाइड कर लेंगे ये सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? सिस होगा। हाँ, यहां से डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि यहां पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये कौन सा है? ये हमारा एक्स है, ये हमारा बी है, लेकिन यहां से तो डिसाइड कर सकते हैं सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये सिस हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसका ट्रांस बनाना हो तो कैसे बनाते? इस ए और इस ए को, ये देखिए इसका ए यहां कर दिया, इसका ए यहां कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ट्रांस हो गया। सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलो देखते और देख लेते हैं यहां पर। अब देखें यहां पर एग्जांपल दिया है 1-ब्रोमो-2-क्लोरोएथीन का। चलिए 1-ब्रोमो-2-क्लोरोएथीन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये देखेंगे ये 1 पर ब्रोमीन है, ये 1 नंबर है। ठीक है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। 1-ब्रोमो-2-क्लोरोएथीन है। अब बताइए इस केस में अगर डिसाइड करना है ये सिस है कि ट्रांस है, कैसे डिसाइड करेंगे? यस, डिसाइड करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ये देखिएगा यहां ये H है और ये H, दोनों सेम ग्रुप्स है ना, तो सेम ग्रुप्स किधर है? सेम ग्रुप सेम साइड है। जब सेम ग्रुप सेम साइड है, नीचे साइड में मतलब है ये क्या हो जाएगा? ये सिस हो जाएगा। और ये वाला देखें, अब यहां ये H और ये H दोनों अपोजिट होगा तो ये क्या हो गया? तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये हो गया ट्रांस। ये है हमारा ट्रांस। ओके, ये हो गया ट्रांस और ये हमारा हो गया सिस। ओके, तो सिस ट्रांस तो समझ में आ गया। तो यहां पर देखने वाली बात क्या नजर आई कि इसमें हमने चाहे क्लोरीन को लेकर देख लो, चाहे H को देख कर डिसाइड कर लो। ठीक है, इसमें H को देख सकते हैं, ब्रोमीन क्लोरीन को देख कर तो डिसाइड नहीं कर सक रहे थे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां देखिएगा ये क्या है? 2-ब्रोमो-1-क्लोरो-1-आइडो इथीन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। ये देखेंगे ये एथीन है, 2 कार्बन एथीन, डबल बॉन्ड एथीन हो गया, और ये 1 ब्रोमो और 2-क्लोरो-2-आइडो हो गया। ठीक है भाई, तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल की दोनों कंडीशंस है? बिल्कुल है। कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड है। दूसरी कंडीशन स्टीरियो सेंटर होना चाहिए, स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो सेंटर से दोनों डिफरेंट हैं, यहां भी स्टीरियो सेंटर से दोनों डिफरेंट है। वाह क्या बात है, ज्योमेट्रिकल की तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो अब बताओ ये सिस है या ट्रांस? अब यहां पर आपका दिमाग खराब होगा, कंफ्यूज होंगे, कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि यहां पर अभी हमने क्या बताया था? सेम ग्रुप सेम साइड। यहां पर देखिए ये ब्रोमीन है, ठीक है, यहां ब्रोमीन है, यहां क्लोरीन है, सेम ग्रुप तो नहीं है। यहां H है या आयोडीन, कहीं से भी सेम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसमें सिस और ट्रांस नहीं बता पाएंगे। तो जब इस केस में सिस और ट्रांस आप नहीं बता पाओगे तब हमें कुछ दूसरे नियम को, दूसरी बात को फॉलो करना पड़ेगा। तो चले अब बात करते हैं सिप रूल की। किसकी बात करते हैं? सिप रूल। ये देखिए 3 साइंटिस्ट थे, कान, इनगोल्ड और प्रीलॉग। इन्होंने कुछ रूल्स बताए, उन रूल्स के हिसाब से हम प्रियोरिटी डिसाइड करके और सिस और ट्रांस डिसाइड करते हैं। अब यहां पर सिस और ट्रांस ना कह के इसको हम एक नाम देंगे, इसको नाम दिया जाएगा EZ डिस्क्रिप्शन, E और Z। देखिए E और Z। अब ये E और Z क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये E जो है ये इक्विवेलेंट टू, ध्यान दीजिए, ये जो E है एंटीजन होता है। एंटीजन का मतलब होता है अपोजिट,
अपोजिट। तो अपोजिट होने का मतलब ये ट्रांस के इक्विवेलेंट है, ठीक है। जो काम हम ट्रांस बोल रहे थे, अब ट्रांस ना बोल के हम ई बोलेंगे। और ऐसे ही ये जो जेड है, जेड का लैटिन लैंग्वेज में मीनिंग होता है जूसामेन। जूसामेंस का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ, एक साथ, मतलब सेम साइड, सेम साइड, है ना। तो यहां पर जेड को हम यहां नाम देंगे सिस। तो जहां जहां सिस आएगा उसकी जगह पर हम जेड बोला करेंगे, जहां जहां ट्रांस वर्ड आएगा ट्रांस की जगह हम ई बोलेंगे। तो आइए देखते हैं, सिप रूल को समझते हैं। तो सिप रूल में सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर। ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। हायर एटॉमिक नंबर को पहले प्रेफरेंस देंगे। एग्जांपल देते हैं, देखिए हैलोजन की बात करते हैं। ये देखिए हैलोजन, ये आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन, इस और आयोडीन को प्रायोरिटी देंगे इन कंपेयर टू ब्रोमीन, और ब्रोमीन को प्रायोरिटी देंगे इन कंपेयर टू क्लोरीन, और क्लोरीन को प्रेफरेंस देंगे इन कंपेयर टू फ्लोरीन, और फ्लोरीन को प्रेफरेंस देंगे हाइड्रोजन। अब कैसे डिसाइड कर रहे हैं, देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर है 53, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 35, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 9, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। तो अब देखिए हमने यहां पर सिर्फ रूल को समझ लिया कि एटॉमिक नंबर को प्रेफरेंस देखें। अब इसको कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इस्तेमाल करते हैं वो देखिएगा। एग्जांपल देखेंगे, सपोज दैट ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड है, पहली कंडीशन। अब यहां देखिए हम डिफरेंट कर देते हैं, यहां फ्लोरीन कर लेते हैं, यहां क्लोरीन कर लेते हैं, ठीक है, यहां ब्रोमीन कर लेते हैं, यहां आयोडीन कर लेते हैं। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कि ये सिस या ट्रांस मतलब ई या जेड, ये बताना है। तो कोई बात नहीं है, बता देंगे, बिल्कुल। कैसे बताएंगे, पहले देखिए, ये देखिए स्टीरियो सेंटर, ये जो लगा क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका है 9 है, इसका 9 है, और इसका भी बता ही चुके हैं 53 है, इसका 35 है। तो अब बताइए यहां पर ये जो 53 है ये, और यहां पर 35 है, ओके। तो हाई प्रायोरिटी, ये देखिए 17 और ये 15। तो देखिए ऐसे देखिएगा, पहले इस स्टीरियो सेंटर से ये 9 है, फ्लोरीन का 9 है, 17। बता इन दोनों में किसको प्रेफरेंस दोगे, इसको, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगी, ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगा, और ये उसके कंपेयर में क्या हो जाएगा, लो प्रायोरिटी हो जाएगा। चलिए इन दोनों में तुलना करिए, इन दोनों में कंपेयर करिए, तो 53 ज्यादा है तो ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगा, और 35 कम है तो ये लो प्रायोरिटी हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर दोनों हाई प्रायोरिटी, ये वाला हाई प्रायोरिटी, ये हाई प्रायोरिटी, दोनों सेम साइड आ गए। हाई प्रायोरिटी जब सेम साइड आ जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस ना, सिस नहीं बोलना है, इसको क्या बोलेंगे, जेड, इसको क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। अगर यही चीज को उल्टा कर देते, चेंज कर देते, इस आयोडीन को ऊपर कर देते और ब्रोमीन को नीचे, जैसे यहां देखिएगा, यहां पर ये देखेंगे, ये कार्बन कार्बन, और यहां पर हमने क्या कर दिया, आयोडीन को ऊपर कर दिया और ब्रोमीन को नीचे कर दिया। अब देखेंगे इसमें चेंज नहीं कर रहा, इसको ऐसे रहने देंगे, ये देखेंगे इसको फ्लोरीन और यहां क्लोरीन। अब बताइए यहां पर आप देखेंगे ये हमारा क्लोरीन क्या है, हाई प्रायोरिटी यहां पर है, ये हाई प्रायोरिटी है, ये क्या है, लो प्रायोरिटी है, और इधर क्या है, ये हाई प्रायोरिटी है। तो बताइए एक में हाई प्रायोरिटी ऊपर है, एक में हाई प्रायोरिटी नीचे है। समझ में आया, तो अपोजिट साइड होगा, तो इसलिए इसको ट्रांस की जगह, मतलब ट्रांस इज इक्विवेलेंट टू ई कहेंगे। तो यहां पर आप समझ गए, एटॉमिक नंबर को देखकर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी बात भी देख लेते हैं, आइसोटोपिक एटॉमिक मास। सिप रूल में इसको भी देख के डिसाइड किया जाता है, केस रेयर मिलेंगे बट फिर भी देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करता हूं इस केस को, देखिए यहां पर यही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ओके, और यहां पर हम लगा लेते हैं फ्लोरीन को, यहां लगा लेते हैं क्लोरीन को, यहां लगा लेते हैं हाइड्रोजन को, यहां लगा लेते हैं ड्यूटीरियम को। अब देखिए तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये ड्यूटीरियम, ये दोनों क्या हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर इसका कितना आएगा, इसका एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, इसका भी एटॉमिक नंबर, आइसोटोप है ना, तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा 1। लेकिन अब देखिएगा इसका एटॉमिक मास 1 रहेगा, एटॉमिक मास, ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 1 हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास 2 हो जाएगा। तो अब ऐसे में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाई प्रायोरिटी, ठीक है, ये हो जाएगा लो प्रायोरिटी। तो अब एटॉमिक मास को देख के ध्यान देना पड़ेगा जब आइसोटोप का केस आएगा, ठीक है। दोनों बातें समझ में आ गई हैं। चलिए तीसरी बात करते हैं, नेक्स्ट एटम। अब ये नेक्स्ट एटम को देखिएगा कैसे डिसाइड करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं,
ये कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन से हम लगा रखे हैं COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। और एक मिनट, इसको कार्बोक्सिलिक नहीं लगाते हैं, जस्ट मिनट, यहां पर लगाते हैं OH, ठीक है। चलिए OH लगा देते हैं, यहां देखेंगे OH, ओके, ये OH हो गया, और यहां लगाते हैं ईथर OCH3। अब देखिएगा, और यहां तो हम अभी जानबूझ के भी फ्लोरीन रखते हैं, यहां क्लोरीन रखते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब आपको इसके ये जो स्टीरियो सेंटर है इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो देखिएगा, यहां कार्बन से क्या लगा है, इस कार्बन से क्या लगा हुआ, ऑक्सीजन लगा है। चलिए ऑक्सीजन लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट कलर से लिखते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखेंगे, यहां पर इस कार्बन से क्या लगा, ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और ऑक्सीजन से क्या लगा, हाइड्रोजन लगा हुआ है। और इसमें क्या लगा, देखिए इसमें भी कार्बन से क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और इससे क्या लगा हुआ, कार्बन लगा हुआ है। तो अब देखिए, जब कॉमन हो जाए, देखिए यहां पर ये ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन आया, यहां भी ऑक्सीजन आया, तो अब यहां भी एटॉमिक नंबर इसका 8 आएगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 8 आएगा। तो जब कॉमन नजर आए तो उसके नेक्स्ट देखिए, उसके बाद प्रीसीडिंग नेक्स्ट देखिए क्या आया है, हाइड्रोजन आया है, इसका एटॉमिक नंबर 1 आएगा। यहां इसके नेक्स्ट क्या आया है, कार्बन आया है, इसका एटॉमिक नंबर कितना आया है, 6 आया है। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये जो ईथर लगा हुआ है, ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगा, और ये उसके कंपेयर में ये लो प्रायोरिटी हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और दिखाते हैं। सपोज दैट अगर आपसे हम कहें, देखिए यहां पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिर लगा देते हैं, और यहां पर लगा देते हैं CH3, ओके, यहां लगा देते हैं CH2 CH3। अब देखिएगा, इस केस में अगर इस स्टीरियो सेंटर से यहां इन दोनों में डिसाइड करना है प्रायोरिटी, तो कैसे डिसाइड किया जाएगा। देखिए कैसे डिसाइड करेंगे, ये कार्बन देख रहे हो, बिल्कुल भाई कार्बन दिख रहा है। अब इस कार्बन से क्या लगा है, कार्बन लगा है, ये कार्बन लगा है, और इससे भी क्या लगा है, कार्बन लगा है। अब इस कार्बन से क्या क्या लगा है, देखिए इस कार्बन से 3, देखिए इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है। इस कार्बन से क्या क्या लगा है, देखिए यहां पर ऐसे, ये देखिए इस ये वाला कार्बन देख रहे हो, इससे 2H लगा दिया है, ऐसे 2H लगा दिया है, और इसके बाद ये CH3 है, ठीक है। तो ये CH3 है, इसका मतलब आपने देखा इस वाले कार्बन से 2H लगा हुआ है, ये देखिए यहां पर, ये देखिए ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इससे क्या क्या लगा है, 2H लगा हुआ है, और एक ये कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कार्बन, इससे क्या क्या लगा, इस कार्बन से 2H लगे हैं, और ये C लगा हुआ है, ठीक है। इस वाले, इसकी बात करें, ये सारा कहानी कहां पर है, ये सारी कहानी इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है, देखिए यहां कार्बन है, और इससे दाएं दाएं दाएं, तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये सारी कहानी इसमें लगी हुई है। अब देखिए डिसाइड करना है, तो इन दोनों में डिसाइड करने के लिए कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए ये कार्बन यहां भी है, तो कार्बन यहां कॉमन हो गया, फिर इसके बाद हाइड्रोजन है, तो यहां भी हाइड्रोजन है, फिर यहां हाइड्रोजन है, फिर यहां भी हाइड्रोजन है, फिर इसके बाद क्या है, नेक्स्ट एक और 3 हाइड्रोजन थे ना, लेकिन यहां पर मिल गया हमें कार्बन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको प्रेफरेंस दे देंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें एक्स्ट्रा एक कार्बन मिल रहा है हाई एटॉमिक नंबर का। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात यार, इसमें काहे दिमाग खर्च करना है। देखिए यहां पर 1 कार्बन है, यहां मान लीजिए 2 कार्बन है, ठीक है, तो इसको हाई प्रायोरिटी देंगे। मान लीजिए अगर इसको हम 3 कार्बन कर लेते हैं और इसको 2, अब ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। तो चलिए ये बात भी समझ में आ गई होगी कि हमको यहां पर हाई प्रायोरिटी इसको दे देनी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एक केस और बचता है मल्टीपल बॉन्ड। किसके बारे में बात करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। ये मल्टीपल बॉन्ड भी हमें क्या बताएगा, ये भी प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कराने में हेल्प करेगा। कैसे करता है वो देखिएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कर लेते हैं और इसके बाद यहां पर हम जोड़ देते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन ये, और यहां जोड़ देते हैं कार्बन CH और डबल बॉन्ड CH2। अब देखिएगा, अब हमसे कहा गया कि आपको ये जो ग्रुप लगा हुआ है C एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड और ये जो लगा डबल बॉन्ड, इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। कोई बात नहीं, हो जाएगी। सबसे पहले तो स्टीरियो सेंटर को देखो, स्टीरियो सेंटर से क्या लगा है, कार्बन। तो चलिए स्टीरियो सेंटर से क्या लगा है, कार्बन। अब कार्बन से जो ट्रिपल बॉन्ड लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये मतलब कि इस कार्बन से, ये वाला जो कार्बन देख रहे हो, इससे 3 बार कार्बन लगे हैं। इससे कितनी बार कार्बन लगे हुए हैं, इससे 3 बार कार्बन लगे हुए हैं। चले
ठीक है, देखेंगे अब कैसे 3 बार कार्बन लगे, ये देखिएगा हम मान चलेंगे ये कार्बन लगा है, ये कार्बन लगा है, ये कार्बन लगा, ऐसे 3 बार। तो इसका मतलब इस स्टीरियो सेंटर से 3 कार्बन लगे। ध्यान देने वाली बात है ये स्टीरियो सेंटर वाला कार्बन, ये स्टीरियो सेंटर से ये कार्बन लगा है, उसे ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 बार कार्बन, ये 3 बार कार्बन। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं इस वाले केस में, सेकंड के केस में बात करते हैं, तो ये देखिए ये स्टीरियो सेंटर का ये जो कार्बन है, अब इस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड का मतलब 2 बार कार्बन जोड़िए, यहां एक कार्बन एक कार्बन, और उसी से देखिए यहीं पर एक H भी लगा हुआ है, तो H भी लगा दीजिए। तो अब आप देखिएगा ये, तो मैंने इसको भी दिखाया, इसको भी दिखाया, है ना। तो अब बताइए कार्बन कार्बन कॉमन हो गया, इसके बाद इसमें 2 कार्बन है, तो यहां भी तो 2 कार्बन हो गए, ठीक है, कॉमन हो गए। लेकिन इसके बाद एक एक्स्ट्रा कार्बन यहां नजर आ रहा है, यहां एक हाइड्रोजन नजर आ रहा है, इसका मतलब अब इसमें प्रेफरेंस मिल गया। तो जहां ट्रिपल बॉन्ड का केस आ जा रहा है, इसमें इसके कंपेयर में ये हाई प्रायोरिटी हो गई, ये क्या हो गई, ये हाई प्रायोरिटी हो गई, ये लो प्रायोरिटी हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? सिप रूल, देखिए सिप रूल पे भी कई क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। बेसिक आपने समझ लिया, एटॉमिक नंबर, आइसोटोपिक केस, नेक्स्ट एटम और मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए अभी बात करते हैं समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, मैंने कहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा डबल बॉन्ड के केस में, साइक्लिक में। तो चलिए अब साइक्लिक के केस में देखिएगा, ये एग्जांपल देख रहे हैं आप, इस एग्जांपल में क्या देखा आपने, ये हमारा स्टीरियो सेंटर है। कहाँ स्टीरियो सेंटर है, ये हमारा स्टीरियो सेंटर है, ये स्टीरियो सेंटर है। ओके, अब स्टीरियो सेंटर से देखें, इससे यहां पर ये स्टीरियो सेंटर, ध्यान रखना, इससे क्लोरीन लगा, यहां पर हाइड्रोजन लगा, और ये स्टीरियो सेंटर है। ओके, अब इस दोनों स्टीरियो सेंटर में ये देखिए, ये दोनों सेम ग्रुप सेम साइड हो गए, दोनों सेम ग्रुप सेम साइड हो गए। ओके, और ये दोनों सेम, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सिस हो जाएगा। ओके, ऐसे ही देखेंगे, यहां पर देखेंगे, अब यहां पर ये क्लोरीन और ये क्लोरीन अपोजिट साइड चले आए हैं, तो इसको क्या नाम दे देंगे, ये ट्रांस दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखेंगे, यहां पर ये क्या है, क्लोरीन है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब यहां पर स्टीरियो सेंटर कहां पर, ये स्टीरियो सेंटर हो गया। अब इस स्टीरियो सेंटर से इधर क्या लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ H, और यहां दोनों साइड में H लगा हुआ है, नीचे क्लोरीन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिस हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये सिस हो जाएगा। और यहां पर देखें, ये क्लोरीन अपोजिट साइड में चले गए, ये ट्रांस हो जाएंगे। तो सिस ट्रांस समझ में आ गया है। ये ऊपर वाला ये क्या है, ये हमारा सिस हो गया है, ये ट्रांस हो गया है। अब देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो सिस ट्रांस को रिप्रेजेंट साइक्लिक केस में रिप्रेजेंट करने में, ये देखिएगा यहां पर हम H को दिखाने की हमें जरूरत होती नहीं, यहां पर तो सिर्फ कंपेयर कर रहे थे कि जिससे जानने में आसानी हो कि सेम ग्रुप सेम साइड है। अब यहां पर देखिएगा, ये हमारा स्टीरियो सेंटर है, दिस वन, ये हमारा क्या है, स्टीरियो सेंटर। अब स्टीरियो सेंटर में यहाँ H है, ध्यान रखना H है, इस बार H को दिखा नहीं रहे हैं, H को बॉन्ड लाइन में उसी में अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब सिर्फ क्लोरीन, ये वाला जो क्लोरीन था ना, यही क्लोरीन है। अब ये देखिए, इसको जो कहते हैं, ऐसे थिक लाइन ऐसे बनाते हैं, इस तरह से थिक लाइन जो बनाते हैं ऐसे, इसको वेज कहते हैं। ठीक है, वेज, ये वेज डैश मेथड। ठीक है, तो ये वेज है, ये वेज है, दोनों वेज में है, मतलब दोनों सेम प्लेन में है, सेम साइड में है। ठीक है, अब इसको मान लेते एबव, अगर इसको मान लेते एबव, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ही प्लेन के, जैसे मान लीजिए सपोज कोई प्लेन है, ठीक है, अब इस प्लेन के ऊपर, ठीक है, जैसे कि यहां पर प्लेन, अब देखिए यहां पर मतलब ऐसे समझ में आ गया होगा, दोनों प्लेन के ऊपर हैं। ठीक है, अब जब इसको देखिएगा, अगर हम ऐसे दिखाते हैं, अब ये डैश, इसको क्या कहेंगे, डैश मेथड। ओके, डैश है। तो अब इस डैश में देखिएगा, यहां पर ये क्लोरीन सेम ग्रुप, अब है ना, कहां मान लेते हैं इसको, बिलो मान लेते हैं, अवे टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या, तो ये दोनों में देखिए, दोनों हैं तो सेम साइड में ना, तो ये सभी जो दिखाई रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये सभी सिस का है। अब ट्रांस में क्या करते हैं, ये देखिएगा, इसमें ये W है, वेज हो गया, ये डैश हो गया है। तो वेज डैश मतलब एक नीचे, अगर एक एबव है तो दूसरा कहाँ है, बिलो हो गया, तो दोनों अपोजिट प्लेन में चले गए हैं, इसलिए ट्रांस हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस ऐसे दिखाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम कंपाउंड्स। अब ये देखेंगे, ये सब कम इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि कोई पोर्शन हम ड्रॉप नहीं करेंगे, सारे पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और
आपको एक्सपर्ट बन जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में। आइए देखेंगे अब ऑक्सिम कंपाउंड। तो सबसे पहले हमें ऑक्सिम कंपाउंड को समझना बहुत जरूरी होगा। आइए देखते हैं ऑक्सिम कंपाउंड। ये देखिएगा, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। जब कभी एल्डिहाइड या कीटोन को अगर हम रिएक्ट कराते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन नाउ रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन, ओके, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो जब कभी हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट कराते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा ऑक्सिम कंपाउंड। अब देखिए, ये तो मैंने अभी आपको एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां जान पाएंगे। अब यहां पर रिएक्ट करिए, देखिए ये एल्डिहाइड है RCHO, ओके, ये ओपन कर लिया, ये RCHO है, ये एल्डिहाइड हो गया। और ये देखिए R यहां पर कीटोन ग्रुप हो गया, ओके। अब ये एल्डिहाइड, ये कीटोन है, यहां पर O रखना था, ये O है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन, पहले एमीन को देखेंगे तो एमीन होता है NH2, ये देखिए जानबूझ के NH2 में H आगे सामने लिखा, और ये हाइड्रोक्सिल में OH। अब ये रिएक्ट कराते हैं, तो जब ये रिएक्ट कराते हैं तो ये देखेंगे इसका O, इसका H चला गया, ये H2 फॉर्म कर लिया। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो देखेंगे, यहां पर ये प्रोडक्ट बन रहा है दिस वन R, ये H और डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये आ गया OH, लीजिए ये बन गया। अब इस कंपाउंड को क्या नाम देंगे, ऑक्सिम। एल्डिहाइड था इसलिए इसका नाम हो जाएगा एल्ड ऑक्सिम, एल्डिहाइड का एल्ड ऑक्सिम, ऑक्सिम और हाइड्रोक्सिल का ऑक्सिम AM, तो एल्डोक्सिम बन गया। अब ये एल्डोक्सिम जो बन गया है, अब बताइए इसमें ज्योमेट्रिकल की कंडीशन फुलफिल हो रही है? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। कैसे, ये देखिएगा यहां पर ये डबल बॉन्ड आ गया, पहली कंडीशन आ गई, और ये देखिए हमारी स्टीरियो सेंटर है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए यहां R लगा हुआ है, यहां H लगा हुआ है, दोनों क्या है, डिफरेंट हो गए, तो ये बना दिया, ठीक है। अब देखिए अगर कीटोन में बात करते हैं, कीटोन में यहां पर इस R को अलग कर दिया, R' कर लेते हैं, ये दोनों कीटोन अलग अलग हो गए, और रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन से। ये एमीन है, ये OH को हाइड्रोक्सिल कहते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब इसका OH, इसका H2 खा गया, H2 बना लिया। अब बनाएगा क्या, ये देखिए R, ये R' और ये C डबल बॉन्ड N, और ये लगा दिया OH, तो ये हमारा क्या बन गया, कीटोन से फॉर्म हुआ तो कीटोक्सिम है ये। अब एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम तो समझ में आ गया है। अब एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम, पहले तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सिम कंपाउंड होते क्या हैं, ये समझ में आ गया है। अब यहां पर हम इसको कैसे इसको बताएंगे, इसका सिस और ट्रांस। तो चलिए पहले तो आप जान लीजिए, इन केसेस में, ऑक्सिम कंपाउंड के केसेस में हम सिस और ट्रांस नहीं यूज करेंगे, इसकी जगह यूज करेंगे सिन और एंटी। सिन और एंटी, सिन क्या है, सिस इक्वलेंट टू सिस हो जाएगा और एंटी इक्वलेंट टू ट्रांस हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब यहां पर एग्जांपल में, इसी एग्जांपल को लेके चल रहे, देखिए ये R है, ठीक है, ये H है और ये C डबल बॉन्ड। अब ये देखेंगे यहां पर ये जो OH रख रहे हैं ऑक्सिम का, ये दोनों सेम साइड आ गए, ये ठीक है। ये H और OH को जब सेम साइड रखते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, सिन एल्डोक्सिम, इसको सिन एल्डोक्सिम कहेंगे, ठीक है। अगर यहां पर इस R को और ये H, यहां C डबल बॉन्ड N और इस बार OH को ऊपर कर देते हैं, अब देखेंगे यहां पर ये H और ये OH अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं, तो इसको हम एंटी कहेंगे, ठीक है, एंटी एल्डोक्सिम। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। अगर मान लेते हैं यहां पर दोनों जगह हम कार्बन रख देते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं। अब ये देखेंगे सपोज दैट, तो CH3 C डबल बॉन्ड N और OH, और यहां पर रख देते हैं C2H5। ओके, तो अब देखेंगे इन दोनों केसेस में क्या डिसाइड करेंगे आप। पहले तो उसको प्रायोरिटी ऑर्डर देख लीजिएगा, प्रायोरिटी एक ऑर्डर के, ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगा, ठीक है, ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगा, ये लो प्रायोरिटी हो जाएगा, तो ये हाई प्रायोरिटी और ये OH सेम साइड आ गए। ये जब इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, ये सिन हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्या है, सिन, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, एंटी हो गया है, ठीक है। तो ऑक्सिजन कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर के अकॉर्डिंग यहां पर हम लोग डिसाइड करते हैं सिन और एंटी को। चले अब देखें एक एग्जांपल, एक और टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं, और वो है हाइड्रोजन। तो अगेन बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी मैंने आपको समझाया था ऑक्सिजन कंपाउंड की तरह, ऐसे यहां भी देखिएगा, ये देखेंगे अगेन यहां पर ये एल्डिहाइड है,
ओके, एल्डिहाइड हो या कीटोन होगा। एल्डिहाइड या कीटोन को जब आप रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजीन से, हाइड्रोजीन, ओके, ये हो गया हाइड्रोजीन। ओके, तो जब हाइड्रोजीन से रिएक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, वो फॉर्म होगा हाइड्रोजोन। क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजोन। चलिए हाइड्रोजोन के बारे में बात कर लेते हैं यहां पर। अब ये देखिएगा, ये एल्डिहाइड हो गया, RH, ये और यहाँ डबल बॉन्ड, ये O है ना। अब यहाँ हाइड्रोक्सिलमीन, सॉरी हाइड्रोजीन, ये देखेंगे NH2, ये है हाइड्रोजीन। तो जब इसे रिएक्ट कराएंगे तो अगेन इसका OH, इसका H चला जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये आ गया हाइड्रोजोन, HR और यहाँ C डबल बॉन्ड N, बस। अब देखिए बिल्कुल उसी तरह से ऑक्सीजन में क्या हो रहा था, इस जगह पर OH था, यहाँ क्या आ गया, NH2 आ गया। अब बताइए यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। पहली कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड, और ये देखें ये हमारा स्टीरियो सेंटर हो गया, स्टीरियो सेंटर से दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर अब देखिएगा इसमें भी क्या है, H और NH2 एक साथ आए, देखिए लाइक दिस, उसी तरह से है। टाइम वेस्ट नहीं करने का है, जल्दी समझने का है, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH NH2 यहाँ लगा लीजिए। अब ये देखेंगे ये H और ये NH2 जब एक साथ आ जाएंगे, एक ही साइड रहेंगे, इसको हम सिन दे देंगे नाम। और अगर अपोजिट साइड चले जाते तो इसका नाम हम लोग क्या देते, एंटी रख देते। तो चले यहाँ पर सिन और एंटी को समझ में आ गया है, तो ज़्यादा इसमें टाइम खोटी करने का नहीं है, आगे बढ़ने का है, ठीक है। तो चले अब देखते हैं एजो कंपाउंड। बिल्कुल इसी तरह से एजो कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं। सिन एंटी यहाँ भी देते हैं। चलो देखेंगे यहाँ पर ये R है, ये N डबल बॉन्ड N और R। अब देखें यहाँ N के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये देखेंगे जब कभी R, ये N एजो कंपाउंड, एजो ग्रुप है ये N और ये अगेन R, तो दोनों R सेम साइड आ गया तो इसको सिन नाम दे दीजिएगा। और अगर हम यहाँ बात करते ये R, ये N, यहाँ डबल बॉन्ड और ये R अपोजिट साइड आ गया तो इसको एंटी नाम दे देंगे। तो यहाँ तो सिन एंटी समझ में आ गया है एजो कंपाउंड के बारे में। ओके, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एल्कीन, साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर लिया, ऑक्सिजन कंपाउंड, एजो कंपाउंड और हाइड्रोजोन्स के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है डाइपोल मोमेंट। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी, ठीक है। यहाँ Q क्या है, चार्ज है, D क्या बॉन्ड लेंथ है, इसका यूनिट क्या होता है, डी बाय, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आइए देखते हैं हम इसको यहाँ के केस में। यहाँ देखेंगे एक एग्जांपल लेके चलेंगे डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। वो एग्जांपल है सिस 1,2 डाइक्लोरेथीन का। अब देखेंगे ये सिस 1,2 डाइक्लोरेथीन कैसे है भाई, सिस है क्योंकि सेम ग्रुप, ये क्लोरीन सेम साइड आ गया, इधर साइड है, और ये H डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग इधर आ गया है। स्टीरियो सेंटर कहाँ पे है, स्टीरियो सेंटर आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखिए स्टीरियो सेंटर से ये दोनों अलग है, स्टीरियो सेंटर से ये दोनों अलग हैं। अब बताइए अब यहाँ पर ये सिस 1,2 डाइक्लोरेथीन तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है। कार्बन क्लोरीन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए क्या करेगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। देखिए पहले दिखा देते हैं यहाँ पर, ये देखेंगे। अब यहाँ पर ये जो खींचेगा तो यहाँ पर इसमें पार्टली चार्ज आ जाएगा, इसमें आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ पर डाइपोल प्रोड्यूस हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया, कार्बन से क्लोरीन की तरफ चला जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, पोलैरिटी डेवलप हो गई, ठीक है। तो यहाँ ये बात तो क्लियर हो गई। तो यहां पर डाइपोल हो गया, और ऐसे इस कार्बन से देखेंगे, इस कार्बन से यहां से भी इस क्लोरीन की तरफ यहां भी प्रोड्यूस हुआ, तो ये देखेंगे। तो इसका मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल को, इस पूरा सिस 1,2 डाइक्लोरेथीन को मान लीजिए अगर इसको ऐसे दिखाते हैं, सपोज दैट ये मॉलिक्यूल को ऐसे दिखाते हैं, ये देखिएगा ऐसे कुछ ओवल शेप में, तो इसका एक ये वाला एंड, ये लेफ्ट साइड वाले में चार्ज कम हो जाएगा, राइट साइड वाले में चार्ज ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, चार्ज कमी हो जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज ज्यादा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब पोलैरिटी डेवलप हो गई है, डाइपोल डेवलप हो गया है। अब इसका डाइपोल कितना है, 1.9 डी बाय, तो सिस में डाइपोल आ गया, ठीक है।
अब बात करते हैं ट्रांस में। तो देखिए ट्रांस में यहां पर ये स्टीरियो सेंटर है। अब इस स्टीरियो सेंटर से अगर उधर की ओर जाते हैं तो यहां खींचेगा, उधर जाएगा, और इसमें इधर भी खींचेगा। तो दोनों एक दूसरे को, देखिए इसका इधर खींच रहा है, इसका इधर खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे को डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर दे रहा है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल पाए, कंक्लूजन ये निकाल पाए कि डायपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस। चलिए ये बात तो समझ में आ गई है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे, जहां पे जैसी हमें नीड होगी वो पॉइंट मैं एक्सप्लेन वहां करूंगा। अभी देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट में तो यहां पर हमें डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग बात करनी है, ठीक है। देखेंगे ये जो मॉलिक्यूल है, ये सिस वाला मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिएगा सिस वाला। तो सिस वाले मॉलिक्यूल में क्या देखते हैं आप, ये जो सिस मॉलिक्यूल होता है, ये देखेंगे ये सिस मॉलिक्यूल है, एक मिनट है ना, जो सिस मॉलिक्यूल होता है इसमें ये देखिए पोलैरिटी आती है। पोलैरिटी आने की वजह से क्या होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, डायपोल है ना, डायपोल की वजह से, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, इनके बीच में पार्शली अट्रैक्शन हो जाता है। अब यहां पर अट्रैक्शन हो जाता है, तो बॉयल करने का मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट की बात है, वेपराइज कराना, हीट देना। तो अब जब इसको हीट कराना चाहते हो, इसको हीट देना चाहते हो, इसको वेपराइज कराना चाहते हो, तो इसको तो वेपराइज करोगे, साथ में ये एक्स्ट्रा जो बॉन्डिंग हो गई है इसको भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांस में। तो ट्रांस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ट्रांस मॉलिक्यूल में डायपोल है नहीं, पोलैरिटी कैंसिल हो गई है। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल या और मॉलिक्यूल दिखा देंगे तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। इसको वेपराइज करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं यहां पर देखेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट किसका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस, ठीक है। चलिए ये बात भी समझ में आ गई है, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें पोलैरिटी की वजह से ये बात आ गई है। अब बात करते हैं, ये देखेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आया है, 333, ठीक, केल्विन, और इसका कितना है 321। इसका कम आया है ड्यू टू रीजन वही पोलैरिटी की वजह से एक्स्ट्रा अट्रैक्शन हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। चलिए अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो अगेन सॉल्युबिलिटी का भी एक्सप्लेनेशन सेम होगा। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं साल्ट, नमक है, अगर NaCl है उसको पानी में डालते हैं डिसॉल्व हो जाता है, प्लस माइनस का। ऐसे यहां भी देखेंगे ये प्लस है, तो जब वाटर डालते हैं तो वाटर का जो पोलर होगा, देखिए वाटर अगर डाल रहे हैं तो ये देखेंगे वाटर का निगेटिव OH इसके पॉजिटिव को घेरना लगेगा, ऐसे इस पॉजिटिव वाला निगेटिव को घेरने लगेगा। तो यहां पर इसकी वजह से क्या होगा, ये ज्यादा सॉल्युबल हो पाएंगे इन कंपेयर टू ट्रांस। मतलब कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सिस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट और ये लेस सॉल्युबल होंगे। तो 3 पॉइंट तो समझ में आ गया, तीनों पॉइंट में हम सिस जीत रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है क्लोज पैकिंग पर, ठीक है, क्लोज पैकिंग पर। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन क्लोज पैक। कई फैक्टर यहां भी हैं, हमको यहां पर जो फैक्टर बताना है वो है क्लोज पैकिंग, ओके। तो जितना ज्यादा क्लोज पैक्ड होगा, मॉलिक्यूल जितना पास में होंगे, उनको रिमूव करना, मेल्ट कराने में हीट ज्यादा लगेगी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक व्यवहारिक आप एग्जांपल सोचिए कि जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि जब कैटर्स के यहां से चेयर्स आती हैं तो एक ही डायमेंशन की होती है, एक के ऊपर एक फिट होती चली जाती हैं। तो पता चला कि ढेर सारी कुर्सियों को एक के ऊपर एक रख के ले चले आया जाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, क्लोज पैकिंग है। तो इसका मतलब उसको दूर करना है, मेल्ट कराना है, इसका मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी। यही बात यहां लागू होती है। जैसे यहां पर देख रहे ये मॉलिक्यूल, या अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो ये देखेंगे ये हमारा है, ये हमारा क्या है, ये ट्रांसब्यूटुइन है, ठीक है। ये देखिए चेयर लाइक, ऐसे अगर फिट करते चले जाएं तो ऐसे फिट होता चला जाएगा, ये देखेंगे इस तरह से फिट होता चला जाएगा। तो क्लोज पैक आते हैं, ठीक है। जबकि इसकी बात करते हैं, ये देखिए ये सिस है, ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये सिस है, तो सिस में उतनी अच्छी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती है। तो जब अच्छी पैकिंग नहीं हो पाती है, इस वजह से क्या है, मेल्टिंग पॉइंट में बाजी मार ले गया कौन, ट्रांस। इसका मतलब कह सकते हैं
मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट सिस का कम है और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ड्यू टू क्लोज पैकिंग। चलिए ये बात समझ में आ गई, तो अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। अब यहाँ मेल्टिंग पॉइंट को आप देखिए डाटा से भी देख लीजिएगा, यहाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 192 केल्विन है, जबकि इसका देखते हैं तो ये देखिए अच्छा ट्रिमेंडस चेंज आया है, ठीक है, और ड्यू टू क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की, ठीक है, तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सिस लेस स्टेबल है, ठीक है, लेस स्टेबल, कौन लेस स्टेबल है, लेस सिस, और ज्यादा स्टेबल है कौन, ट्रांस। अब ये बात कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो देखेंगे। यहां पर अगर बात करते हैं यही क्लोरीन का 1,2 डाइक्लोरोथेन की बात कर रहे थे, ये देखेंगे यहां पर ये है ना, यहां पर क्लोरीन लगा दिया। अब ये जो क्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिस है, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर पास में बल्कि ग्रुप्स हैं, एक दूसरे रिपेल करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर ट्रांस बनाते, अब ये देखिए ट्रांस बना देते हैं, यहाँ क्लोरीन यहाँ ऊपर कर देते हैं और यहाँ का क्लोरीन नीचे कर लेते हैं। अब देखें दोनों ग्रुप्स बल्कि ग्रुप्स या अब दूर साइड होगा, अपोजिट साइड हो गए हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम हो जाएगा। इसका मतलब ट्रांस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी पॉइंट भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए किसके बारे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये क्या चीज़ है भाई, यहाँ पर देखें कुछ जब आइसोमर्स दिए जाएंगे तो कई आइसोमर्स देंगे। जैसे यहाँ देखेंगे अभी एक एग्जाम्पल, मतलब एक कैटेगरी बना के बात कर रहे हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, एसिमेट्रिकल कंपाउंड्स के बारे में। चले देखिए एसिमेट्रिकल कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n। यहाँ n क्या है, n यहाँ है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ओके, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। आइए देखते हैं हेप्ट 2,4 डाइन। देखिए यहाँ पर अब कंटिन्यू डबल बॉन्ड्स, मतलब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डबल बॉन्ड पढ़ा दिया है ना, लेकिन यहाँ पर 2, 3, 4, 5 ऐसे ढेर सारे दे दिए जाएंगे, तब आपको फाइंड करना होगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखिएगा यहाँ पर, अब ये देखेंगे यहाँ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है। तो जाहिर सी बात है अभी तक हम सिंगल का पढ़ रहे थे, अब यहाँ डबल बॉन्ड्स कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 ऐसे दे दिए जा सकते हैं। तो अब इसका आइसोमर्स बनाना है, ओके। तो आइसोमर्स बनाने के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n। पहले आप देखिए एक केस दिया हुआ असिमेट्रिकल केस या अनसिमेट्रिकल केस, तो आइए देखिए यहाँ पर अनसिमेट्रिकल केस है या नहीं है। बिल्कुल है। यहाँ पर देखें यहाँ क्या लगा, लास्ट में क्या लगा हुआ है, ये CH3 लगा है, यहाँ लास्ट में क्या लगा है, C2H5 लगा है। तो दोनों, अब इसको अगर हम डबल ब्रेक करना चाहें, यहाँ एक चीज मिस्टेक हो गई है, हेप्ट 2,4 डाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 हो गया है, ठीक है, यहाँ 8 हो गया है। इसको थोड़ा सा ये वाला H हटा दे, ये हटा देते, ये नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, ये नहीं है, ध्यान रखना है। तो अब इसको देखेंगे 3 कार्बन है ना, से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, तो 4, हाँ स्ट्रक्चर तो ठीक ही है, मतलब ये वाला नहीं रहेगा, ओके। आइए अब देखें इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनाते हैं। ध्यान से देखेंगे इसके कितने बनेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 है ना, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा। तो जब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। जब 2 की पावर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन जाएंगे, 4। अब ये 4 बनेंगे कैसे, ये देखना है, बड़े मजेदार बात है, ध्यान दीजिएगा। हमको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड के ध्यान रखना है, इन डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग बात करने जा रही हैं। तो ये नंबर, ये किस पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे है, और ये किस पोजीशन पे है, 4 पर है। तो अब देखिएगा हम आप सिंपली अगर बोले कि कैसे बनाइएगा, देखिए ये बनाइए ZZ, ठीक है, ZZ EE, ओके, EZ और ZE, बस अब ये बन जाएंगे 4। कैसे बन रहे, अब ये EZ ZZ EZ नहीं समझ पाए ना, चलिए देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पर। अब ये देखिए इस केस में ये पहला आइसोमर है। अब इस फर्स्ट आइसोमर में आप अगर देखेंगे, ये फर्स्ट आइसोमर देखें तो इसमें क्या देखेंगे, दोनों के H कहाँ है, ये देखिए ये 2 पोजीशन पे, डबल बॉन्ड एट नंबर 2, यहाँ इसका H इधर है
इसका H इधर है, तो ये दोनों H सेम साइड आ गए ना, तो ये सिस हो गया। बट यहाँ सिस की जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, 2Z, 2 नंबर पर है और ये Z हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 पर, इसका H इधर लगा दीजिए, इसका H इधर लगा लीजिए। तो अब बताइए, इसका H इधर लगा दिया तो ये क्या हो गया, 4th पोजीशन पे 4 और Z, तो ZZ पहला आइसोमर समझ में आ गया है। अब ऐसे ही देखिए E बनाना है, E बनाने का मतलब क्या है, ये दोनों H को अपोजिट लाना है। चलिए देखिए एग्जांपल, ये देखेंगे E बना रहे हैं, बताइए ये कौन सी पोजीशन है, ये डबल बॉन्ड है 2 नंबर पर, ठीक है 2 नंबर पर है। अब बताइए इसमें H इधर हो गया और इसमें H किधर हो गया, इधर हो गया। तो बताइए सेम ग्रुप कहाँ चले गए, अपोजिट साइड हो गया, तो ये E हो गया, 2E हो गया, ओके 2E हो गया। और यहाँ इस डबल बॉन्ड का यहाँ का H इधर हो गया, इसका H इधर हो गया, तो अगेन अपोजिट साइड चले गए, तो ये 4th पोजीशन पे है तो 4E हो गया। तो ये 2, बाकी पूरा नेम वही रहेगा। देखिए अब आपने इसके आगे लिख दीजिएगा, हैव टू 4 डाइन तो लिखना ही लिखना है। आगे अब 2 देखिए ZZ, 2Z 4Z, 2E 4E ऐसे आपको लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए 2 तो समझा दिया, अब तीसरे की बात करते हैं, E और Z। चलिए देखें EZ की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए EZ कैसे बन रहा है, EZ देखिए यहाँ पर इस डबल बॉन्ड से ये देखिए 2 नंबर पर है, ठीक है। अब इसका H इधर है और इसका H इधर है, अपोजिट हो गया, तो 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया, 2E हो गया। और ये 4th नंबर पर है, इसका H इधर है, इसका भी H इधर ही है, सेम साइड आ गया, तो ये हो गया है 4Z, ठीक है। तो ये EZ हो गया। अब ZE बनाना है, तो ZE बनाने में क्या करना होगा, 2 पोजीशन को Z बना दो। Z का मतलब कि दोनों H सेम साइड रखोगे। चलो देख लेते हैं, यहाँ भी ये देखेंगे ये 2 नंबर पर है, इसका H इधर है, इसका H इधर है, तो ये Z हो गया, 2Z हो गया, ओके। और ये इधर E हो गया, मतलब यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो, अपोजिट साइड में हो गया, तो ये 2E हो गया। क्लियर हो गया, 2E हो गया। तो बस सिंपल सा है। तो पहले आप फॉर्मूला देखिएगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ फिट करना है, और उससे पहले कंपाउंड देखिए कौन से नेचर का कंपाउंड है। तो ये जो अभी मैंने बताया ये एसिमेट्रिकल के लिए केस था, क्लियर है। अब बात करते हैं सिमेट्रिकल के केस में, देखेंगे सिमेट्रिकल का केस में। अब सिमेट्रिकल के केस में 2 केसेस बनाएंगे, एक होगा इवन नंबर डबल बॉन्ड और एक होगा ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवन नंबर की। चलिए देखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यहाँ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए फॉर्मूला है, ओके। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब आपको सॉल्व करना है हेक्स 2,4 डाइन का। अगेन हेक्स 2,4 डाइन का बनाएंगे तो ये देखेंगे हेक्स 2,4, सब में वही मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हो गई है, यहाँ सब में एक कार्बन बढ़ गया है, ठीक है, होता है बनाते समय ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्वेश्चन बनाते समय। यहाँ ये नहीं है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड सीधे है, कंटिन्यू है, ओके। तो अब देखिए इस केस में अगर आपसे कहा जाए कि इसको ड्रॉ करना है तो बताइए इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो इवन नंबर में है, तो यहाँ पर अब आपको n की वैल्यू पुट करनी है इस जगह पर। तो चलिए पुट करके देखिएगा यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2/2 -1, तो इतना आया इसका 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। तो इसका मतलब कितना, 2 + 1। तो इसका मतलब इसमें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने फॉर्म होंगे, 3 बनेंगे। ध्यान दीजिएगा ये सिमेट्रिकल है, पहले ये तो देखिए, यहाँ देखिए ये CH3 है और ये CH3 है, बिल्कुल सही है, CH3 साइड साइड इंड को देख के पता चल जाता है सिमेट्रिकल है, ओके। अब 3 आइसोमर्स बनाने हैं तो सो सिंपल है। देखिए ये EZ के केसेस को कैसे बनाते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिएगा, हम बना लेते हैं 2 पर, देखिए ZZ, ये ZZ बना लेंगे, फिर बना लेंगे EE बना लेंगे, ठीक है, और फिर बनाएंगे ZE। अब आप कहेंगे सर ये EZ भी तो बन जाएगा, नहीं, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये वाला ये और ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों के इंड दोनों है। अगर हम Z एक साइड से काउंटिंग करें तो Z आएगा, तो दूसरी साइड से E आ जाएगा, इसमें दूसरी साइड से करेंगे तो वही E और Z आ जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, 3 बनेंगे, ZZ EZ या ZE या EZ, कोई एक बोलिएगा, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, इन दोनों एक ही है, ध्यान रखना है। आइए बना के देखते हैं। अब ये देखेंगे, पहले इसको यहाँ हटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या देखा आपने, यहाँ पर ये कौन सा है, ZE या EZ। तो चले देखें यहाँ पर ये 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से Z है, 2Z हो गया, ओके, और ये 4Z हो गया, ठीक है। और बना के देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से E है, इधर H जाएगा उधर जाएगा, तो ये 2E हो गया,
और ये 4 भी ई हो गया, तो जेड जेड ई जेड। अब देखें ये क्या है, इधर देखिएगा तो ये क्या है, इधर देखिए ई है और ये जेड है। इधर से गिनेंगे तो दोनों तरफ से काउंटिंग, क्योंकि देखिए सिमेट्रिकल है ना, हम इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं तो इधर से भी। तो अगर इधर से बोलेंगे तो ई जेड बोलेंगे, उधर से बोलेंगे तो जेड ई। तो ई जेड जेड ई बात एक ही है। कुल कितने आइसोमर्स इसके बन रहे हैं, इसके 3 आइसोमर्स बन रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं ऑड नंबर में। अब ऑड नंबर में देखेंगे यहां पर इसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो देखेंगे यहां ऑक्ट 246 ट्राइन। ओके, ऑक्ट 246 ट्राइन। आइए देखते हैं इसमें, यहां पर देखिए यहां पर 3 4 5 6 7 8, इसमें स्ट्रक्चर सही है। ओके, यहां पर डबल बॉन्ड कितने बार, देखिए यहां एक डबल बॉन्ड 2 और 3 नंबर, तो यहां n की वैल्यू 3 रखिएगा। जब यहां n की वैल्यू 3 रखिएगा तो देखिए 2 की पावर 3 - 1, ठीक है, प्लस 2 3 + 1 3 + 1, ओके, बाई 2 - 1। तो यहां आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 4/2 2 2 1। तो इसका आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2, तो 1 आएगा। अब देखिए यहां पर कुल कितना आया, इसका 4 इसका 2, टोटल इसके 6 आइसोमर्स बनेंगे। अब इस केस में, सिमेट्रिकल के केस में, जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे तो आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। अब इसमें 6 कैसे बनाने, ध्यान दे देखिएगा। 6 बनाने का तरीका वही है, कोई एक साइड पकड़ लीजिए। चलिए हम देखिए यहां पर जैसे पकड़ रहे हैं, देखिए जेड जेड जेड, इसका मतलब 2 नंबर पर और 4 पर 6 पर सब पे जेड बनाना है। फिर क्या करेंगे, इस जेड को ई कर देंगे, देखिए जेड जेड ई। अब देखें फिर एक और जेड ई ई, घटाते जा रहे हैं। अब इस जेड को भी हटा दीजिए, अब ये ई ई ई। तो 4 आइसोमर तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब बाकी 2 देखेंगे, अब बदल दीजिए, पोजीशन बदल दीजिए। देखिए अब कल ये ई जेड ई या ई जेड ई, ओके, ये देखेंगे आप इन दोनों में से कोई भी एक बना सकते हैं। चलिए यहां पर अब लेते हैं जेड ई जेड। तो देखें अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, दोनों साइड से इन बराबर है। तो अगर आप चेंज करेंगे तो किसी भी साइड से काउंटिंग कर सकते हैं। आइए आप ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। तो पहले ये देखेंगे यहाँ पर, ये बताइए ये पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये किस कंडीशन में आ रहा है, ये आ रहा है किस कंडीशन में आ रहा है, कैलकुलेशन तो सीख गए ना। तो चलिए पहले इसको हटा लेते हैं। ओके, तो अब बताइए क्या हो गया, ये हो गया जेड जेड जेड। ओके, ये जेड हो गया। अब बताइए इसका ई बना सकते हैं, बिल्कुल सर ई भी बना सकते हैं। एक साइड का ई बना, देखिए हम करेंगे क्या, यहां पर इस वाले पोर्शन को देखिए, ये 2 जेड है, ये 4 जेड है, ये 6 जेड है। अब हम इसमें से इसको बदल देंगे, सिर्फ इस वाले मिथाइल को अगर नीचे ले आते हैं, यहां ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई। ये देखेंगे अब यहां पर, ये देखिए उस मिथाइल को नीचे ले आए, ठीक है, ये क्या हो गया, अब ये हो गया 2 जेड 4 जेड और ये 6 ई बन गया, ठीक है। अब देखेंगे अगर हमको और ई बनाना है तो अब इस वाले इधर को, ये वाला पोर्शन, ये जितना ग्रुप है ना, ये पूरा ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को ऊपर यहां से ले जाए, ऐसे करके ले जाइएगा, ठीक है। तो यहां बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी कैसे बनाना है, ठीक है। ये देखेंगे, अब ये देखिएगा ये पूरा वही है, सिर्फ यहां से ये देखिए डबल बॉन्ड है। अब ये वाला पोर्शन जो था, यह वाला पोर्शन इसको ऊपर कर दिया। तो ये देखेंगे अब क्या हो गया, ये हो गया, देखिए ये हो गया जेड, ये जेड, ये ई हो गया। अब यह जेड, ये ई और ये ई हो गया। अब एक और क्या बनाना है, अब ई बनाना है, इसको भी ई बनाना है। तो चलिए ये ई हो गया, ये देखिए सीढ़ी जैसा बनता चला जा रहा है, ये 2E 4E 6E। ओके, तो ऐसे बनाइए। अब यहाँ क्या हो गया, इसमें देखिएगा ये जेड, ये हो गया ई और ये हो गया जेड, जेड ई जेड। और दूसरा क्या बना देंगे, ई जेड ई। देखिए ये देखिए ई, यहाँ देखिए ये ई है, 2E हो गया और ये जेड हो गया, ये ई हो गया। तो इस तरह से इसके 6 आइसोमर्स बना लिया। तो फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत होगी, ठीक है। ओके, आइए अब देखते हैं
क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन एक सामने आपके है, डिटरमाइन द डबल बॉन्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ई और जेड बताना है। ओके, ई जेड बताना है, तो कैसे बताया जा सकता है? चलिए प्रियोरिटी डिसाइड करते हैं। बताइए इन दोनों में, बताइए इन दोनों में, यहाँ पर कार्बन एटॉमिक नंबर 6 से ज़्यादा होगा तो ये हो जाएगा हाई प्रियोरिटी, ये क्या हो जाएगा? लो प्रियोरिटी। ओके, इन दोनों में बात करें तो यहाँ फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका 6 है, तो हाई प्रियोरिटी, तो ये हाई प्रियोरिटी हो जाएगा। सॉरी, ये हाई प्रियोरिटी ऊपर हो जाएगा ना, ठीक है, ये हाई प्रियोरिटी ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ दोनों में हाई प्रियोरिटी कहाँ जा रहा है? ऊपर आ रहा है। जब दोनों में हाई प्रियोरिटी ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ठीक है, सेम साइड आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है, हाइड्रोजन 1 है, तो हाई प्रियोरिटी सर्किल कर लेते हैं, ये हाई प्रियोरिटी हो गया। इन दोनों में आयोडीन का 53 हाई प्रियोरिटी हो गया। दोनों अपोजिट साइड में आ रहा है, हाई प्रियोरिटी अपोजिट साइड में आ रहा है, तो ये ई हो जाएगा। तो आंसर जेड ई होना चाहिए, जेड ई। ठीक है, तो जेड ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैज द लोवेस्ट एनर्जी। अब देखिएगा लोवेस्ट एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो लोवेस्ट एनर्जी का मतलब क्या है कि मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर एनर्जी स्टेबिलिटी की। तो देखें अभी मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी में कि सिस के कंपेयर में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होती है, ये बात समझा चुके थे। अब यहाँ पर देखेंगे ये ट्रांस है। ओके, ये ट्रांस है, टी लिख देता हूँ, ये टी है, ये भी ट्रांस है, टी है, क्योंकि देखेंगे इसमें एक बिलो है एक एबव है, मतलब ये डैश मेथड में, ये वेज मेथड है ये। और ये देखिए दोनों सिस है, ये सिस में है। ओके, ये सिस है और ये भी ट्रांस है, इसका मतलब इनमें ये सिस है। चलिए, और बाकी ट्रांस है, इसका मतलब ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल का मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। अब यहाँ पर इन दोनों में डिसाइड करना है, इनमें तीनों में डिसाइड करें तो देखें ये ब्रोमीन क्या है? ये ब्रोमीन 1 पर है, 2 पर है, पास में है, तो इनके बीच में रिपल्सन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। और यहाँ पर देखेंगे 1 2 एक गैप में आ गया, इसके बीच डिस्टेंस बढ़ गया। और अगर इसमें देखेंगे तो डिस्टेंस और बढ़ गया, तो डिस्टेंस और बढ़ गया, ट्रांस भी है और डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, सबसे कम एनर्जी इसकी है, तो डी की एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, ध्यान रखना है, डी की एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, और इससे ज़्यादा एनर्जी अगर बात करें तो इन दोनों में बात करें तो ये दूर हो गया है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी चलिए ए हो जाएगा। अगर इससे भी अगर कंपेयर करें तो बी हो जाएगा, और अब आएगा सी का। इसका मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी है डी की, और एनर्जी सबसे कम है। सी की स्टेबिलिटी कम है और एनर्जी इसकी ज़्यादा हो गई। ये ऑर्डर मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं था, मैंने आपको बताया कि कैसे सॉल्व कर लेना था। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेट डायपोल मोमेंट। ओके, तो डायपोल मोमेंट तो मैंने आपको बताया था क्या होता है डायपोल मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। ओके, तो अब देखिए यहां पर ये हमारा है सिस है, सॉरी ट्रांस है, ये क्या है? ट्रांस। तो ट्रांस होने का मतलब क्या है? इसका ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ये नीचे खींचेगा, ये ऊपर खींचेगा, तो एक दूसरे कैंसिल करेंगे, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट तो 0 आएगा। हम पढ़ा चुके हैं इसको, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों में, फर्स्ट और थर्ड में। तो फर्स्ट और थर्ड में देखिएगा यहाँ जो स्टीरियो सेंटर है, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो एक ही कार्बन से एक ही जगह से निकल रहा है ना, एक ही जगह से निकल रहा है। ठीक है, तो ओके, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या है? तो ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूल है इसमें देखिए ये ओवरऑल इधर चला जाएगा। ठीक है, इसमें ओवरऑल डायपोल मोमेंट इधर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 2 स्टीरियो सेंटर हो गए, यहाँ भी, तो इधर से एक एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखिए बढ़ गया, यहाँ ऐसे करके जा रहा, ऐसे करके जा रहा, और इसमें क्या था? एक ही पॉइंट से जा रहा, इधर भी है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो फर्स्ट का हो जाएगा, फिर थर्ड का हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट
ज्यादा आया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कंपाउंड। चलिए कुछ कंपाउंड यहां गिवन है, अब इसमें बताना है किसमें होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो देखेंगे यहां पर देखिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं डबल बॉन्ड कंडीशन होनी चाहिए, रिंग होना चाहिए। तो और दो सेंटर कंपेयर करना है ना, जैसे आप लंबे हो कि छोटे हो, तो आप लंबे हो या छोटे हो आप नहीं कह सकते, क्योंकि उसको बताने के लिए आपको किसी से कंपेयर करना होगा। सपोज अगर आपने कहा लंबे हैं हम, तो आपके सामने कोई और लंबा हो जाएगा तो आप छोटे ना हो जाओगे। इसीलिए स्टीरियो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंपेयर करनी है, दो स्टीरियो सेंटर होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर इस केस में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये कार्बन दिख रहा है। अब यहां से ये देखिए ऐसे बना लेते हैं कुछ इस तरह से। अब यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, लेकिन इस कार्बन से यहां भी देखिए H लगा दिया, यहां भी, तो ये तो दोनों सेम हो गए ना। तो जब दोनों सेम होगा तो ये स्टीरियो सेंटर नहीं रहा, तो इसका मतलब इसमें नहीं होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यही चीज यहां भी आ गई, इसमें भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इन दोनों में, बात करते हैं। ओके, अब इन दोनों में बात करिए तो कैसे डिसाइड करिएगा इसको। देखिए कैसे डिसाइड करते हैं इसको, थोड़ा सा डी वाले को पहले बता देते हैं। डी वाले को ओपन कर लीजिए ऐसे, बस स्ट्रेट करिए, तो जो झुका हुआ ना इसको ऐसे, ये देखिएगा CHCl ऐसे कुछ बना हुआ ना, CHCl। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड, ये और ये मिथाइल लगा दिया। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है, इसको अगर यहां से ऐसे देखिए ऐसे कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये कट हो जा रहा है, सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है, इसमें अनसिमेट्री आ ही नहीं पाई, इसमें हम शो नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसमें देखिएगा, तो इसमें अब देखिए इसको आप समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए हम इसको जो प्लेस बदला है, हम इसको इस प्लेस के अगर यहां समझाने के लिए यहां ले लिया, वहां समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, और डबल बॉन्ड लगाने के बाद, ठीक है, एक मिनट, हाँ चलिए देखते हैं यहां पर डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। तो अब यहां के बाद यहां डबल बॉन्ड, और इसके देखिएगा अब इसके ऊपर कर लीजिए H, ओके, नीचे कर लीजिए Cl, और ऐसे ही यहां वाले में देखिएगा ये एक प्लेस छोड़ करके इस जगह पर ये वाले प्लेस में यहां भी देखिएगा ये H कर लीजिए, और यहां पर मिथाइल लगा लीजिए। तो अब आप क्या पाएंगे, ये H और ये H सेम साइड आ गए ना, तो इसका मतलब इसके सेंस में देखा जाए तो सिस हो गया। अब पलट लेंगे तो ट्रांस हो जाएगा, मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नजर आया है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नजर आएगा। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन शो करेगा, ये शो कर देगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सम ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। अब कंपाउंड कौन कौन से हैं वो देखिए आप। कंपाउंड यहां पर अब देखेंगे, यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, ये पहला वाला फर्स्ट वन, फर्स्ट में देखिएगा तो ये देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ये 1 हो गया, ये 2 पर, 1 पर 2 मिथाइल है, 2 पर 1 मिथाइल है। तो देखिए बनाते हैं, ये देखिए ऐसे, ये देखेंगे ये 1 पर 1 मिथाइल लगा लीजिए, ठीक है, और ये 1 पर 1 और मिथाइल, अब ये 2 पर मिथाइल। अब देखिए यहां पर आप क्या करिएगा, 1 2। अब आप बताइए, अगर आप इस मिथाइल को नीचे ले आओ और इस मिथाइल को ऊपर ले जाओ, पोजीशन चेंज कर लोगे, तो भी तो इसके कंपेयर में, इस मिथाइल के कंपेयर में हर बार उसके सामने मिथाइल ही ना आएगा। उसके कंपेयर में क्या आ रहा है, पहले भी कौन था, इसको चेंज कर लेंगे, ओरिएंटेशन चेंज कर भी लेंगे तो क्या होगा, मिथाइल ही तो आएगा। हाँ, बल्कि इसके रिस्पेक्ट में अगर इसको चेंज करते समझ में आता। देखिए यहां चेंज करते तो भी देखिए, अब देखिए इसके सामने कौन है, इसके सामने कौन है, H है, H के सामने कौन है, मिथाइल है। अब फिर अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो अगले में देखिए फिर से वही आएगा। इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। हाँ, इसमें बात कर लेते हैं, इसमें भी समझा दिया है, किसी एक को टारगेट करके चलो। देखो इसको, अब देखो यहां पे इसको छोड़ दीजिए, मतलब सेंटर ले लीजिए, इसको सेंटर ले लीजिए, ओके, डबल बॉन्ड के ये सेंटर लीजिए। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, तो देखिए इसको ऐसे दिखा देते हैं, लाइक दिस, ये देखिए ऐसे बना लीजिए। अब देखिएगा यहां मिथाइल, यहां H, ओके, और यहां मिथाइल,
यहाँ H। तो बताइए इसमें भी ये मिथाइल कहाँ है, ऊपर है, और ये मिथाइल भी कहाँ है, ऊपर है, ठीक है, सेम साइड। और ये H कहाँ है, नीचे है, तो ये H भी कहाँ है, नीचे है। समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब कि ये क्या हो, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा इसमें। अब इसका बना लीजिए ट्रांसफर, इसका बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये देखेंगे। सपोज दैट हमने यहाँ बना लिया। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, ऊपर मिथाइल रखिएगा, ठीक है, यहाँ H रख दीजिए, और इस बारे में क्या करिए, अब मिथाइल को नीचे कर लीजिए और H ऊपर कर लीजिए। तो इसमें H ऊपर है, इसमें H नीचे है, अपोजिट आ गए, तो सिस ट्रांस इसमें बन जाएगा। इसका मतलब इसमें 2 बन जाएंगे, इसमें कितने बनेंगे, 0 बनेंगे। इसका मतलब नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चले देखेंगे अगले केस की तरफ बात करेंगे। तो क्या है, सम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दीज कंपाउंड। अगेन अब इसमें भी देखिएगा, इसमें भी 2 बनेंगे, वैसे ही जो बताया मैंने। ये देखेंगे, इसको ऐसे बना लीजिए, यहाँ पर यहाँ मिथाइल रखिएगा और यहाँ H रखिए, यहाँ पर मिथाइल रखिए और यहाँ H रखिए। अब इसके 2 सिस ट्रांस बनाते जाइए, 2 इसके बन जाएंगे, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो इसमें एक को फिक्स कर लीजिए। देखिए सपोज दैट हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, ये इसको यहाँ पर HCl को फिक्स कर लीजिए। ये Cl हो गया, ये H हो गया। हम कंपेयर यहाँ करेंगे। अब यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ H। बताइए ये कौन सा सिस हो गया। अब इसका ट्रांस बनाना हो तो कैसे बनाते ट्रांस, तो इसको फिक्स करिए, इसको फिक्स किया हुआ तो इसको फिक्स रहने दीजिए, H और Cl को फिक्स रहने दीजिए। यहाँ पर बदल लीजिए, यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर करिए Cl, यहाँ H, और यहाँ ओरिएंटेशन चेंज कर इस वाले कार्बन से, तो यहाँ पर H कर दीजिए, यहाँ Cl। तो देखिए सेम ग्रुप कहाँ चले गए, अपोजिट साइड चले गए, तो ये ट्रांस हो गए। इसका मतलब इसके भी 2 बनेंगे, तो 2 इसके बनेंगे, 2 इसके बनेंगे, टोटल नंबर 4 बनेंगे। ओके, आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड। ओके, अब देखिए इस केस में यहाँ पर कितने बन पाएंगे, 6 क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ आइसोमर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, C2FCl Br। देखिए यहाँ पर ग्रुप कौन कौन से लगे हैं, एक Cl लगा हुआ है, FCl I और Br और I 4 लगे हैं, जबकि इसमें C2 के साथ 6 होना चाहिए, C2S6। और यहाँ तो यहाँ पर लगा है 4 ग्रुप है। इसका मतलब इसमें एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, DU है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको हम पढ़ा चुके हैं, कहाँ पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। तो देखेंगे अब यहाँ पर ओके, अब बनाने की बात करते हैं। देखिए कि इसके कितने पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक को टारगेट करते हैं। अब एक को टारगेट कर लिया, ये देखिए मैंने फ्लोरीन को, अब देखिए फ्लोरीन को फिक्स कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग पोजीशन बदलते जाएंगे। देखिए पहले यहाँ आयोडीन लगा लिया, ठीक है, यहाँ आयोडीन लगा लिया। अब ये, अब बताइए इसमें अगर इसको इंटरचेंज करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे, तो बताइए ये क्या, सिस की ट्रांस, ये 9 एटॉमिक नंबर है, ये 17 है, तो हाई प्रायोरिटी ये HP हो गया, ये ठीक है, HP ये हो गया। इसमें ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन का 53, ये HP है। तो जब इसका मतलब हाई प्रायोरिटी सेम साइड आ गया, इसका मतलब ये Z हो जाएगा। अब ये Z हो गया तो क्या इसका सिस बन सकता है, बिल्कुल बन जाएगा। सिस बना लीजिए, ये देखिए सिस बना लिया इंटरचेंज करके, तो ये हो गया E, मतलब ये Z था, ये ट्रांस हो गया। ओके, अब देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर इनकी पोजीशन को बदल दें अगर, तो आयोडीन को ऊपर, ब्रोमीन को नीचे कर दें, यहाँ पर इसके सामने ले आते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे किसी को पोजीशन चेंज करें, फिक्स रखना किसको है, सिर्फ फ्लोरीन को फिक्स करना है, बाकी आप पोजीशन को बदलते रहिए। अब देखिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, पहले ब्रोमीन था, यहाँ Cl ले आ दिए हैं, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे तो आप देखिएगा कितने कंपाउंड बन पाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 6 कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है, टोटल 6 कंपाउंड। ये 3 बनेंगे Z और 3 बनेंगे एंटीजन, मतलब ट्रांस, ठीक है। तो टोटल इसका आंसर आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड। ओके, तो यहाँ देखेंगे इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा हमको, आपको, ठीक है। देखिए कैसे कंफ्यूजन होगी वो देखिएगा। यहां पर देखिए ये रिंग भी है, ये क्या है, रिंग। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करता है, रिंग भी शो करता है और डबल बॉन्ड भी शो करता है। तो इस डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर इस कार्बन से H लगा हुआ है, H लगा हुआ, दोनों सेम है,
ठीक है। तो इसका मतलब इस स्टीरियो सेंटर से दोनों सेम लगा हुआ, यहाँ भी ऐसे ही है, तो इसका मतलब इस डबल बॉन्ड से तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। तो फिर किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? रिंग के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब देखिए रिंग के अकॉर्डिंग ध्यान से देखिएगा, चलिए हम बड़ा करके दिखा देते हैं। ये देखिए रिंग बना दिया, ठीक है। अब यहां पर ये रिंग बना लिया, ओके। अब इस रिंग में नंबर ये 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। चलिए ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब देखिएगा यहां पर ये जो नंबर 1 से है इसको हम यहां लगा देते हैं, ये देखिएगा ऐसे नंबर 1 से, और नंबर यहां अभी एक वैलेंसी बाकी, यहां एच लगा लीजिए, ऊपर एच, ठीक है। अब नंबर 2 से देखिएगा यहां भी ऐसे करके ये लगा लीजिए, और यहां एक वैलेंसी बाकी, यहां एच लगा लीजिए। अब देखिए इस रिंग में देखिएगा ये एच और एच सेम साइड आ गए, ये पूरा ग्रुप एक बन गया, ये एक साइड। अगर इसका ट्रांस बनाना होता तो कैसे बनाते हैं, अब आप बताइए। इसका ट्रांस मतलब इसका ई बनाते तो कैसे बनाते, ये देखेंगे। यहां भी इसको ओरिएंटेशन को सेम रखिए, ठीक है। यहाँ एच को ऊपर कर लीजिए, और इसमें क्या करिएगा, इसमें डबल बॉन्ड ये ऊपर कर लीजिए और एच को नीचे कर लीजिए। तो ये देखेंगे अब ये क्या हो गया, एंटीजन हो गया, ट्रांस हो गया। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें इसके अकॉर्डिंग बनेंगे, रिंग के अकॉर्डिंग बनेंगे, वो भी 2 बनेंगे। इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सम द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, अब देखिए यहां पर आपको फाइंड करना है, तो यहां आपको देखिए, यहां आपको इस डबल इसकी बात कर रहे हैं, तो यहां इस डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग आप 2 निकाल लीजिए, 2 इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, सिस ट्रांस 2 इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, तो टोटल इसके 4 बनेंगे। अब इसकी बात करते हैं तो देखेंगे यहां डबल बॉन्ड 2 बार है, और ये CH3 लगा हुआ है, Cl अनसिमेट्रिकल केस है, तो इसमें 2 की पावर 2 लगा 2 की पावर n, तो यहाँ 2 की पावर 2 4, इसमें भी टोटल 4 बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 8 आ जाएंगे। इसमें टोटल आइसोमर्स कितने बन जाएंगे, 8, 4 सिस मतलब ट्रांस। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया है। आइए देखते हैं अगले केस को देखते हैं। अब इस केस में आपको फाइंड द नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, नॉट सो आइसोमर्स। चलिए देखिएगा इस केस में, देखेंगे पहले केस की बात करते हैं, तो यहां पर डबल बॉन्ड है, ये देखेंगे ऐसे बना देते हैं, सॉरी हाँ एक मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलो देखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड के बाद ये कार्बन हो गया, और यहाँ O लगा है, ऐसा कुछ है। ओके, अब देखिएगा अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें देखेंगे यहाँ पर ये हमारा स्टीरियो सेंटर हो गया, स्टीरियो सेंटर से इधर क्या लगा, कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया, इससे क्या लगा, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 हो गया। तो हाई प्रियोरिटी, ये हाई प्रियोरिटी हो गया नीचे HP, ठीक है, और ये लो प्रियोरिटी है। अब इसकी बात करते हैं, इस वाले कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से भी देखें तो यहाँ लगा O, यहाँ लगा C, कुछ ऐसा। तो यहाँ भी एटॉमिक नंबर 8 नीचे आ गया, 8 नीचे आ गया, 6 ऊपर हो गया, लो, तो हाई प्रायोरिटी नीचे, इसका मतलब हाई प्रायोरिटी दोनों नीचे है। इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ये कौन सा फॉर्म है, ये Z है, ठीक है, इसमें हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा नॉट। तो अब देखिए यहाँ की बात करते हैं, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखेंगे, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देख रहे हैं। अब यहाँ से कार्बन लगा है, यहाँ भी कार्बन लगा है, यहाँ तक तो मामला सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या लगा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगते ही क्या करेंगे, इसका मतलब इस कार्बन से प्रेफरेंस देंगे, यहाँ से 2 बार कार्बन और मानेंगे। यहाँ से सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ना, यहाँ जब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ बाकी 2 H लगे हैं, 2 H लगे हैं, इसका मतलब ये हाई प्रियोरिटी ये हो गई। तो इसमें ऊपर है हाई प्रियोरिटी, ओके, यहाँ हो गई, इसको इस वाले को डबल बॉन्ड के इस स्टीरियो सेंटर से इस वाले को हम हाई प्रियोरिटी देंगे, ऐसे यहाँ भी हाई प्रियोरिटी देंगे। तो ये हाई प्रियोरिटी ऊपर हो गया, लो प्रियोरिटी नीचे हो गया, इसका मतलब ये भी हो गया सिस। ओके, अब बात करते हैं इस केस में, इसमें देखेंगे यहाँ का इस केस की बात करते हैं, सॉरी, तो देखें यहाँ पर क्या हुआ कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ से कार्बन है तो यहाँ से भी कार्बन है, फिर इसके बाद इधर भी कार्बन, तो कार्बन मतलब कॉमन हो गया दोनों साइड में। इसका मतलब इसमें शो नहीं करेगा, तो जिसमें शो नहीं करेगा यही तो हमारा आंसर है, इसका मतलब करेक्ट आंसर यही होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं करेगा। क्या इसमें चेक करें तो इसमें देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसके बाद यहाँ कार्बन, तो यहाँ भी कार्बन, लेकिन अब देखिए इसके बाद एक्स्ट्रा कार्बन और निकल रहा है ब्रांच यहाँ पर, तो यहाँ नेक्स्ट वाला केस है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हाई प्रियोरिटी, ठीक है, ये हाई प्रियोरिटी हो जाएगा, और ये हाई प्रियोरिटी हो जाएगा। अब देखेंगे
एक मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन में मिसिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी फिलहाल तो इसका मतलब ये भी नहीं शो करेगा, क्योंकि इधर से हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ सेम है, ये सेम है। तो जब दोनों साइड सेम है तो अगर इसको फ्लिप करते हैं, इसको फ्लिप भी कर दीजिएगा तो ये आइसोमर्स बनेंगे कहाँ पर, तो नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेंगे। इसमें दो आंसर आ गए, मल्टीपल आंसर हो गया है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यही आई है। ओके, आइए अगला हम देखें, असाइन ई जेड। अब ई जेड डिसाइड करना है, चलिए ई जेड डिसाइड करिए। तो देखें यहाँ पर ई जेड देखिए ट्रिपल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। यहाँ देखिए एच एच है, सेम हो गया, इसमें भी नहीं होगा। अब इसके अकॉर्डिंग ई जेड डबल बॉन्ड देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करिए। अब इसके अकॉर्डिंग क्या देखेंगे आप, यहाँ पर ये कार्बन आ रहा है, यहाँ कार्बन आ रहा है ना, तो यहाँ भी कार्बन है। उसके बाद ये कार्बन है तो यहाँ भी कार्बन, 3 बार ट्रिपल बॉन्ड, इसका ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 बार कार्बन माने जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। अब उसके बाद उसमें H लगना चालू हो जाएंगे, यहाँ H लग जाएंगे, मिथाइल ना CH3 CHH, ओके। लेकिन यहाँ पर यहाँ से जो कार्बन लगे हैं, ठीक है, तो ये कार्बन ही होंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये कार्बन फिर ये कार्बन है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको प्रेफरेंस देंगे, ये हमारा हाई प्रायोरिटी हो गया। कौन? ऊपर वाला, ये हो गया हमारा हाई प्रायोरिटी, ओके। ये हो गया हमारा कौन? हाई प्रायोरिटी हो गया, जस्ट मिनट, ठीक है। ये हो गया हमारा हाई प्रायोरिटी, दिस वन हाई प्रायोरिटी हो गया, और ये उसके कंपेयर लो हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड थी, हाई प्रायोरिटी, दोनों हाई प्रायोरिटी में है। इसका मतलब क्या है, सेम साइड हो गया हाई प्रायोरिटी वाले, इसका तो ये जेड हो गया, ये जेड हो गया, ओके। अब देखिए इस केस में डबल बॉन्ड की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, और इसके बाद यहाँ क्या लगा है, कार्बन और फिर क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, तो है ना। यहाँ पर सिर्फ कार्बन लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा क्लोरीन का, इसका मतलब ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगा। अब बात करते हैं इस केस में, देखेंगे इस केस में C और H लगा, मिथाइल HHH, ठीक है। और इस केस में बात करते हैं C और 2H और यहाँ एक और मिथाइल है ना, CH3। तो देखें यहाँ पर प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करने वाले हैं, क्या बताया था मैंने प्रायोरिटी के लिए। तो ये देखिए, ये C के बाद यहाँ क्या लगा है, C, तो यहाँ भी C लगा है। उसके बाद यहाँ 3 H लगे हैं, HHH। यहाँ पर क्या 2 H लगा है, एक C लगा हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा C कार्बन बेनिफिट में है ना। इसका मतलब ये हाई प्रायोरिटी ये हो गया, ये हाई प्रायोरिटी हो गया, वो लो हाई प्रायोरिटी ऊपर है, इसका अपोजिट साइड है, तो ये E हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस केस में, बात करते हैं C ऑप्शन में बात कर रहे हैं। तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पर क्या लगा है, आयोडीन लगा है, आयोडीन का 53 है, और यहाँ से क्या लगा हुआ, कार्बन लगा हुआ है 6। तो जाहिर सी बात ये हाई प्रायोरिटी ऊपर हो गया, ठीक है, इसमें तो ये लो प्रायोरिटी हो गया। अब इनमें बात करते हैं, इस केस में यहाँ से कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, ओके, तो यहाँ भी कार्बन लगा हुआ है। अब इस कार्बन से ये कार्बन, तो यहाँ भी 2 कार्बन, ओके। अब यहाँ पे 2 H भी लगे हैं, यहाँ 2 H लगे हैं, 2 H लगे हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 H भी हैं इस जगह पे, यहाँ पर 2 C लगे हुए हैं, मतलब ये हाई प्रायोरिटी नीचे हो गया, ठीक है। तो ये हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड में है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं लास्ट केस देख लेते हैं। ये इसमें क्या दिखा है, ये ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35 है, तो हाई प्रायोरिटी हो जाएगा ऊपर, और ये लो प्रायोरिटी हो जाएगा। अब इसमें ये हाइड्रोजन 1 है, ये कार्बन यहाँ होगा, जो कार्बन होगा हाई प्रायोरिटी यहाँ हो जाएगी, तो ये भी हाई प्रायोरिटी ऊपर नीचे है, मतलब E हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कुल कितने केसेस आए हैं, यहाँ पर इसके कुल केसेस आए हैं 3 E आया, 1 Z आया है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ तक होने के बाद एक क्वेश्चन और मिला। अब इस केस में भी डिसाइड करिए, तो क्या डिसाइड करेंगे आप, इसमें देखेंगे यहाँ ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। अब देखिए इसको फोकस करना है, यहाँ फोकस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड से CH2 लगा, कॉमन है, सेम है, सिमेट्रिकल है, ये शो नहीं करेगा, ये शो नहीं करेगा, तो एक है ना, तो ये जब एक ही है तो 2 की पावर n, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 ही बनेंगे आइसोमर्स, सिस और ट्रांस 2 बन जाएंगे, ठीक है, इसमें 2 बन जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है, और ये सिमेट्रिकली टूट जाएगा। तो सिमेट्रिकली टूट जाएगा, तो इसमें क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था ना 2 की पावर n-1 प्लस 2n/2 -1, यही ना फॉर्मूला था। तो
अब इस फॉर्मूले में रखिए तो कितनी वैल्यू है 2, डबल बॉन्ड 2 बार है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 तो 1, तो 2 1 और यहाँ 2/2 1 माइनस 0 तो 2 की पावर 0। तो इसका मतलब इसमें बन जाएंगे 3 बन जाएंगे, इसमें इसका 2 प्लस इसका 1 3, तो इसमें 3 बनेंगे आइसोमर्स। ठीक है, इसमें 3 बन जाएंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड से कट करेंगे तो यहाँ पर ये नहीं टूटेगा बराबर। देखिए यहाँ अनसिमेट्रिकल केस आ गया, जब अनसिमेट्रिकल केस आ गया तो 2 की पावर n रखिए और n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 रखिएगा तो 2 की पावर 2 तो 4, तो इसमें 4 आएंगे, तो इसमें 4 बन जाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं 2 3 4 टोटल कितने बन जाएंगे, 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आर द फॉलोइंग इज ई। अब देखिए इस क्वेश्चन को इसमें ई जानना है। ओके, इसमें ई जानना है तो कैसे जाना जा सकता है? डबल बॉन्ड है, दोनों अलग अलग हैं। हाँ, यहां पर सिप रूल का बहुत अच्छा रूल इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, सिप रूल को ध्यान देना होगा। तो क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रखा है। ठीक है, ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? चलिए इस क्वेश्चन को जो अभी आपके सामने है, इस क्वेश्चन को हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, आप इसका आंसर हमें बताइएगा, हम आपको कमेंट में भी बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको आप सोचिएगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच आर द फॉलोइंग नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, अब देखिएगा इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, ये देखें, तो ये तो नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, इसमें H और H सेम साइड आ गए। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी शो नहीं करेगा, ये दोनों नहीं शो करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब दोनों से ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन में है तो इसका मतलब ये भी नहीं शो करेगा। अब हाँ, क्यों, ये देखिए ये एलियंस कहलाते हैं। एलियंस में क्या है कि यहाँ देखिए ये जो CS3, वैसे मैं इसको पढ़ाऊंगा जब आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे ना, वहां पे एलियंस को बता देंगे। ठीक है, ये प्लेनर, देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर कैसे, देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ऐसे वर्टिकल आएगा और ये वाला, ठीक है, और ये वाला डबल बॉन्ड देखेंगे, एक मिनट यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, जस्ट मिनट। अब देखेंगे ये वाला, देखिए ये ऐसे आएगा, 2 आएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। मतलब ये वाला देखिए ऐसे दिखाते हैं आपको, कार्बन कार्बन, ये तो ये हो गया आपका, ये किस केस में हो गया, ये प्लेनर हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसे हो गया। ओके, और यहां से क्या लगेगा, CS3 लगा हुआ है और यहां से लगा ये। और अब देखेंगे ये वाला बन गया है, ये बन गया है। अब यहां देखिए ये, अब यहां ये वर्टिकल हो गया है। ठीक है, और इसमें ऊपर ऐसे लगा दीजिए, एक डबल बॉन्ड लगा के यहाँ, जस्ट मिनट। ठीक है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड लगाइए और इसके बाद ऊपर और ये। अब देखिए यहां पर ये CS3, ये H। तो अब देखने वाली बात क्या है, ये ऊपर है, मतलब इसको अगर हम दिखाना चाहें तो कुछ ऐसे बता दें कि जैसे कि ये प्लेन है, ये तो प्लेन है और ये वर्टिकल ऐसे है। तो अब ये अंगूठा जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये देखिएगा, ये CS3 मान, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो CS3 है दिस वन, ये CS3 और ये H और ये वर्टिकल ये CS3। अब ये वाला जो CS3 है इसको मेरा थंब बना लेंगे, ये देखिएगा ये वर्टिकल, ये थंब है। अब इस थंब से इस CS3 की दूरी और ये CS3 की, ये H, ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर चेंज करेंगे तो भी ये, मान लिया अगर फ्लिप करते हैं इसको, ये प्लेन रहेगा तो इधर आ जाएगा, तो इसमें कोई ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा ना इसके अकॉर्डिंग। देखिए थंब ये ऐसे कर लेंगे तो ये थंब, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे होता तो यहाँ तो चेंज होता है। देखिए ये दोनों प्लेन में है, दोनों प्लेन में है ना, जब दोनों प्लेन में है तो यहाँ ओरिएंटेशन चेंज हो रहा। लेकिन अगर एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल रखते हैं तो अब देखिए ये थंब इधर है, इधर हो गया, तो यहाँ पर ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इसमें नहीं शो करेगा। इसका मतलब हाँ, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता, यहाँ पर 3 बार होता, लाइक एग्जाम्पल अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और तब जाके यहाँ पर CS3 होता और यहाँ H होता। ठीक है, और द ऑड नंबर में चल रहा ये, ठीक है, CS3 और ये H।
तब यहाँ पर ये देखिए, ये प्लेनर होता, ये वाला प्लेनर होता, वर्टिकल होता, फिर प्लेनर होता, तब फिर जाके ये शो करने लग जाता, ज्योमेट्रिकल शो करने लग जाता। ठीक है, इसका मतलब फिलहाल ज्योमेट्रिकल जीआई नहीं होगा, तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ दीज नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पर क्वेश्चंस आ गए हैं। ये डीपीपी है, जैसा कि बताते आए हैं, टॉपिक पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद क्वेश्चन देते हैं, आप क्वेश्चन बनाइएगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जितना मैंने पढ़ाया है इसका नोट्स भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में ही इसी वीडियो लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे पूरा इतना टॉपिक है, इस पर आपको क्वेश्चन बनाने रहेंगे। ठीक है, तो चलें आज के लिए इतना ही, अब अगले लेक्चर में बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। ओके, थैंक यू।